हेलो एवरीवन, सो फाइनली आपका वेट हुआ है ओवर, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का सैंपल पेपर। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर आपका रिलीज किया है रिसेंटली, उसी सैंपल पेपर को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, एसएससी बैंक, रेलवे जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 10th। और क्लास 10th का आज इस वीडियो में हम सीबीएसई द्वारा रिलीज्ड सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्ट दिस सैंपल पेपर, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सो क्लास 10th आईटी का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? पूरा सिलेबस मतलब पार्ट ए पार्ट बी दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है विद वन शॉट्स असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी के जो भी आपकी बेस्ड एमसीक्यूज वगैरह है, एवरीथिंग भी कंप्लीटेड। ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। अब मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको K12 स्टडीज प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। और इन सारे वीडियोज को यदि आप अब एक्सेस करना चाहते हो बुक्स और ई बुक्स के फॉर्मेट में, सो वो भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी अब आपको मिल रही है। इट मीन्स कि यदि आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहते हो, सैंपल पेपर्स चाहते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहते हो, या कुछ एमसीक्यू स्पेशल बुकलेट चाहते हो, तो वो सभी आपको अब मिल सकती है मैग्नेट ब्रेन्स सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, सो क्या करना है आपको इसके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे बुक्स और ई बुक्स वाली लिंक पर, तो आपको एक फॉर्म शो होगा, उस फॉर्म को फिल करना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जिस भी सब्जेक्ट की बुक्स और ई बुक्स को आपको एक्सेस करना है, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आप इसे एक्सेस कर पाओगे। सो जो स्टूडेंट न्यू है वो सभी सबसे पहले तो जाके अपना कोर्स कंप्लीट करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको क्या करना है, अपने सारे सब्जेक्ट को, इट मींस कि सारे चैप्टर्स आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जो दो पार्ट में हमारी बुक डिवाइडेड है ना, सारे चैप्टर्स के एक बार वन शॉट को देख लेना ध्यान से। असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स को देख लेना, ताकि जो सैंपल पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो आप इजीली समझ सकते हो, राइट? सो सैंपल पेपर में सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, ऑब्वियस जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे कि बोर्ड एग्जाम में पेपर आपके हाथ में आता है, तो आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो, पहले पेज पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती है, राइट? सो बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ भी सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने से क्या हो जाने वाला है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने से आपको पता चल जाएगा क्या, कितने टाइम में पेपर खत्म करना है, कितने मार्क्स का पेपर है, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है ना, कितने मार्क, क्या मार्किंग स्कीम है, आई मीन कि कितने क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स से डिवाइडेड है, कितने वर्ड लिमिट में आपको आंसर लिखना है। सो ये सारी जो चीजें हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शंस हमें पढ़ने के बाद में समझ में आ जाती है ना। सो इंस्ट्रक्शंस को मिस मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने मत लग जाना, सबसे पहले एक नजर इंस्ट्रक्शन पर डाल लेना। अब ये इंस्ट्रक्शंस हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो ध्यान से समझ लेना, ठीक है? क्योंकि और भी जो सैंपल पेपर्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, उन सभी में इंस्ट्रक्शंस यही रहेगी। अभी सैंपल पेपर को बनाने का, डिस्कस करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है, जब वो हाथ में आएगा तो आपके लिए कुछ न्यू नहीं लगेगा, आपको पता रहेगा कि हाँ किस पैटर्न में बना हुआ है, कैसे क्वेश्चन आंसर्स है, राइट? सो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जानी है। सबसे पहले कि कितना टाइम मिलना है आपको इस पेपर में। सो आपको इस पेपर में टोटल मिलेंगे 2 आवर्स। कितने आवर्स मिलेंगे? 2 आवर्स। ओके, सारे क्वेश्चन पेपर्स में आपको 3 आवर्स मिलेंगे, क्योंकि आपका ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सो यहाँ पे आपको 2 आवर्स दिए हुए हैं, और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 मार्क्स है। मतलब लाना चाहते हो 50 में से 50 पूरे मार्क्स आईटी के पेपर में, जो कि आते भी है। प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स निकले हैं, जो आपके सीनियर बैच के, उन सभी ने 50 में से 50 मार्क्स को स्कोर किया है, सभी ने। इट मीन्स कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। ओके, तो मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपको 50 में से 50 लेकर आना, बहुत मेहनत वगैरह नहीं करनी है आपको। सिर्फ और सिर्फ सारे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से समझना है, जितने सैंपल पेपर्स, एमसीक्यूज, सॉल्यूशंस वगैरह मैं करवा रही हूँ, उनको ध्यान से समझना है, ठीक है? क्योंकि इनके आने के 100% चांसेस होते हैं। सो यू कैन gain easily 50 marks, right? So please read the instructions carefully. First of all, first point. Second is the question paper consists of 21 questions. तो पूरे पेपर में आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 21 क्वेश्चंस। और आपके जो 21 क्वेश्चंस होंगे वो 2 सेक्शन में डिवाइड किए होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यस, सो यहाँ पर आपको 21 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जो कि डिवाइड होंगे 2 सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब इन दोनों में क्या क्या है, इनकी कहानी देख लेते हैं कि भाई सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन अरेंज्ड है। सो सेक्शन ए हैज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मतलब सेक्शन ए जो होगा उसमें आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि जिन्हें हम बोलते हैं एमसीक्यूज।
एक क्वेश्चन होगा, उसके फर्दर 4 ऑप्शंस होंगे, इन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को आपको टिक करके आना होगा। सो सेक्शन ए आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। होप ये आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा, आंसर्स भी वही रहेगा, क्वेश्चन भी वही रहेगा, पढ़ना है, सही आंसर देखना है और टिक मार्क करके आ जाना है, ईजी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ गिवन 5 plus 16 that is 21 questions, a candidate has to answer 5 plus 10 questions in allotted maximum time of 2 hours। मतलब इस वाले पॉइंट में आपको ये बताया है कि जो 21 क्वेश्चंस हैं वो 21 क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड होंगे, 2 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे, कितने मार्क्स में डिवाइडेड होंगे। सो सेक्शन ए आपको 5 मार्क्स का मिलेगा, सेक्शन ए आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। और सेक्शन बी में आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे। सो 5 + 16 दैट इज 21। ओके, मार्क्स अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 21 सेक्शन है, सेक्शन बी में कितने कितने होंगे। सो सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेक्शन बी में आपको मिलेंगे 16 क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ चॉइस क्या दी हुई है, चॉइस कुछ ऐसे दी हुई है कि सेक्शन ए में जो 5 क्वेश्चंस मिलेंगे वो पांचों आपको अटेम्प्ट करना है, ऑल 5 क्वेश्चंस आपको कंपल्सरीली अटेम्प्ट करना है। लेकिन सेक्शन बी में आपको 16 में से कोई 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, 16 में से कोई 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। ओके, सो सेक्शन बी में 16 में से 10 क्वेश्चन करना है और सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, वो 5 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ चॉइस क्यों नहीं दी, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिविजुअल क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चॉइस मिलेगी, कुछ 6 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें से 4 करना होगा, क्वेश्चन 2 में फिर आपको चॉइस मिलेगी, इसी तरीके से 3 4 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में आपको यहाँ पर चॉइस मिलेगी। सो चॉइस भर भर के है पूरे पेपर में, टेंशन वाली बात नहीं है, बस पैटर्न समझ लो कि कैसा पैटर्न होगा। सो कैसा पैटर्न होने वाला है आपका, सेक्शन 2 में आपका पेपर डिवाइड होगा, सेक्शन ए बी में, ए सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 16 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके पेपर में आपको 21 क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, इंडिविजुअल क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। सेक्शन बी में 16 में से कोई भी 10 क्वेश्चन करना है, 16 में से कोई भी 10 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। अब आ जाती है बात इनकी मार्किंग स्कीम की कि मार्क्स कैसे अलॉटेड होंगे, ये 50 मार्क्स कैसे आपको प्रोवाइडेड किए गए हैं, डिवाइडेड किए गए हैं इस पर्टिकुलर सैंपल पेपर में। तो यहाँ देखो, ऑल क्वेश्चंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन करेक्ट ऑर्डर, जैसा करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है उसी करेक्ट ऑर्डर में आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फाइन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 6। अब सेक्शन पे इंडिविजुअल सेक्शन बेस्ड इंस्ट्रक्शन दी हुई है। सेक्शन ए जैसा मैंने बताया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके यहाँ होंगे। फाइन, 24 मार्क्स के होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, 24। सो सेक्शन ए कितने मार्क्स का मिलेगा आपको, 24 मार्क्स का मिलेगा। ध्यान रखना, सेक्शन ए में जो मार्क्स होंगे वो होंगे टोटल 24। ओके, सिमिलरली दिस सेक्शन हैज 5 क्वेश्चंस, इस सेक्शन में 5 क्वेश्चन है जो हम देख चुके हैं। मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन्ड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन और पार्ट, हर एक क्वेश्चन के आगे आपको मार्क्स अलॉटेड दिखेगा, बिल्कुल 2 मार्क 3 मार्क जो भी अलॉटेड होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिखेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पेपर में। डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उसी को पढ़कर ध्यान में रखकर आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो क्या समझा, सेक्शन ए में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 24 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होंगे। ओके, सेक्शन बी पे आ जाते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कितने मार्क्स का होगा सेक्शन बी आपका, 26 मार्क्स का होगा। मतलब यहाँ जो 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे 16 में से, वो 26 मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे। ओके, सो दिस सेक्शन हैज 16 क्वेश्चंस, अ कैंडिडेट हैज टू डू 10 क्वेश्चन, है ना, 16 में से 10 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन्ड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन और पार्ट, हर क्वेश्चन के बाद में आपको मार्क्स बताए हुए हैं कि कैसे आपको कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई ना अच्छे से, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आने वाले जो सैंपल पेपर्स हैं उनमें भी आपको ये चीजें इजीली क्लियर हो जाए। बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर होगा ना, वो इसी पैटर्न पर होगा। 21 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 सेक्शन मिलेंगे। पहले सेक्शन में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। कितने मार्क्स का होगा सेक्शन ए, 24 मार्क्स का। सेक्शन बी पे आ जाओ, 16 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 करना कंपलसरी है, 16 में से कोई से भी 10 करना कंपलसरी है। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे टोटल, ये 26 मार्क्स के, 26 + 24 दैट इज 50, तो टोटल 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दीज इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो चलो श्री गणेश कर लेते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन 1, आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया कि सेक्शन ए में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 24 मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 में से कोई 4, लाइक इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, 6 में से कोई 5 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे कुल मिला के आपको क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट करने होंगे। फाइन, सो वो फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर एट डिफरेंट टाइम्स और साइमल्टेनियसली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पूछी है आपसे कुल मिला के, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है जहां पे मल्टीपल यूजर एक सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर या फिर मल्टी टास्किंग। सो नाम से समझ में आ रहा है कि मल्टीपल यूजर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेम कंप्यूटर पर डिफरेंट टाइम में साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, सो उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सी इज द करेक्ट आंसर एज यू सी हियर। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गए, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसर वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होती है। मल्टी टास्किंग मतलब एक टास्क को जब मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और सारी टास्क जो है डिवाइड की हुई है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो मल्टी टास्किंग कहलाता है ना। सो क्वेश्चन समझ में आ गया। ये आपसे यहाँ पर मल्टी यूजर के लिए पूछा गया है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपसे मल्टी टास्किंग या मल्टी प्रोसेसर के लिए पूछा जाए। ओके, सो मेरी बात समझ में आ गई। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डैश इज अ सीरीज ऑफ postures एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस practiced to achieve control of body and mind. Dash is a series of postures and breathing exercises practiced to achieve control of body and mind. आपके बॉडी और माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप कॉन्सेंट्रेट कर सको, फोकस कर सको किसी भी काम पर, है ना। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, है ना। आपके कुछ बॉडी पोस्चर्स होते हैं जिनको आप डेली प्रैक्टिस करते हो, एक्सरसाइज करते हो। उस सीरीज को बेसिकली क्या कहते हैं यहाँ पर। सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान से समझना, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स डिस्कस किए थे। इस पर्टिकुलर सीरीज को हम मेडिटेशन कहते हैं, नेचर वॉक कहते हैं, योगा कहते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज कहते हैं। सो मॉर्निंग में आप मेडिटेशन करते हो, नेचर वॉक पे जाते हो, ऑब्वियस योगा भी करते हो, फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करते हो। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर आपका होगा सी, दैट इज योगा, क्योंकि योगा में ही ये सारी चीजें आती हैं। आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आती हैं, ठीक है। आपके जो पोस्चर्स, बॉडी के पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब आप किसमें इंक्लूड करते हो, ये सभी हम इंक्लूड करते हैं योगा में, राइट। सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई और सही आंसर आप टिक करके आ जाओगे, कंफ्यूज नहीं होंगे इन सारे ऑप्शंस में, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो यूनिट है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वाला जो यूनिट था जिसमें हमने 2 चैप्टर्स को डिस्कस किया था, ये उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा है कि कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ऑप्शन जो लिखे हुए हैं, इनमें से नॉट करेक्ट है। किसके रेफरेंस में, इंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज के रेफरेंस में, मतलब कौन सी एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी नहीं है, बेसिकली ये बताना है आपको, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर स्किल्स सभी को अच्छे से पता है। एंटरप्रेन्योर होता क्या है, वो पर्सन जो खुद से इनिशिएटिव लेता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है। इट डजंट मैटर कि वो बिजनेस उसका स्मॉल लेवल पे है कि लार्ज लेवल पे वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो जब कोई पर्सन खुद से इनिशिएटिव लेकर एक बिजनेस को क्रिएट करता है आसपास की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख कर, तो हम उस पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, राइट। सो यहाँ पर बताना है 4 ऑप्शन में से कि कौन से एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी नहीं है ना। बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, नॉट करेक्ट, फाइन। सो फर्स्ट दिया हुआ है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अडॉप्ट द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज। सो ये तो करेक्ट लग रहा है। एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही बनता है जो क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है हैबिट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज। जो हार्ड वर्क करता है, हार्ड वर्क करके ही एक सक्सेसफुल पर्सन बनता है। सो दिस इज करेक्ट, ये तो है, नहीं है बताना है हमें। सेकेंड, एंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर फॉर द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के फ्यूचर में अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिकली नहीं सोचता है क्या। ये लग रहा है ना रॉन्ग सा। सो ये हमें लग रहा है करेक्ट आंसर, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की इक्वालिटी नहीं होती, राइट। और पढ़ लेते हैं सी वाला भी।
कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम हिज और हर डिसीजंस टू अर्ली इन केस सक्सेस इज डिलेड, ये भी करेक्ट है। एंटरप्रेन्योर्स लाइक टू फंक्शन एट देयर ओन विल एंड रूल्स, ये भी करेक्ट है। ये तीनों हमें प्रॉपर्टीज लग रही है ना, ये तीनों हमें एंटरप्रेन्योर की, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज लग रही है। कौन सा करेक्ट नहीं है? बी इज नॉट करेक्ट। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। समझ में आ गई मेरी बात? कैसा क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पर? फाइन। नेक्स्ट, फोर्थ, टू रिमूव द फाइल्स ऑफ टेम्पररी फोल्डर, एक टेम्पररी फोल्डर से सारी फाइल्स को आपको रिमूव करना है। वी टाइप डैश इन रन डायलॉग बॉक्स आफ्टर प्रेसिंग विंडोज बटन प्लस आर ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड से जब आप विंडोज का बटन यही वाला होता है, इसके साथ में आर प्रेस करते हो तो एक रन डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो होता है। कौन सा डायलॉग बॉक्स? रन, है ना। यहाँ पे आपको कुछ ओके कैंसिल या रन करके ऑप्शन दिखता है, राइट। क्या दिखता है? एक रन करके बटन शो होता है और कैंसिल बटन इस तरीके से आपको शो होता है। यहाँ पे एरो लगा होता है। इस रन डायलॉग बॉक्स से क्या करते हैं हम? फाइल को रन कर सकते हैं, ठीक है। आप क्विकली किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ रन पे विंडोज आर की प्रेस करते हो तो रन डायलॉग बॉक्स आता है, इसके थ्रू आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो, एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको टेम्पररी फोल्डर में से कुछ फाइल्स को रिमूव करना है, तो आप यहाँ क्या टाइप करोगे? इस जगह पर यदि आपको टेम्पररी फोल्डर से, टेम्पररी फोल्डर सभी के उसमें होता है ना, टेम्प नाम का फोल्डर, उस पर्टिकुलर फोल्डर में से सारी फाइल्स को रिमूव करना है इस फोल्डर की, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कमांड। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से कमांड लिखोगे, जो करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। हैश टैम्प हैश लिखोगे, परसेंटेज टैम्प परसेंटेज लिखोगे, ESTMP परसेंटेज लिखोगे, या एंड टैम्प एंड लिखोगे। क्या कमांड लिखेंगे जिससे हम टेम्परेरी फोल्डर पे जा सकते हैं और सारी फाइल्स वहां से रिमूव कर सकते हैं? सो यहाँ पे जो लिखोगे आप कमांड वो होगी परसेंटेज टैम्प परसेंटेज। जब ऐसा लिखोगे तो क्या होगा? सारी फाइल्स रिमूव हो जाएगी, आप टेम्पररी फोल्डर पे चले जाओगे। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, सही तरीका। ओके, क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट देखो अब क्या क्वेश्चन है। फिफ्थ, डैश इज नॉट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की कौन सी क्वालिटी नहीं है? क्या पूछा है? सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की कौन सी क्वालिटी नहीं है, इन चारों में से बताना है। तो सेल्फ डेवलपमेंट स्किल, जहां पे हम किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं ना, क्या क्या स्किल्स हमारे अंदर होना चाहिए, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट ए में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। उसी चैप्टर पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन की कौन सी क्वालिटी नहीं है। पहला ऑप्शन डिपेंडेंट, सेकेंड हार्ड वर्किंग, पॉजिटिव एटीट्यूड और कमिटमेंट। सो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हार्ड वर्किंग होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर होता है, कमिटमेंट जो करते हैं वो करके दिखाते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, ऑब्वियस। तो डिपेंडेंट नहीं होते हैं किसी पर भी सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, है ना। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं वो खुद का काम खुद करना पसंद करते हैं, किसी की हेल्प लेना जनरली पसंद नहीं करते हैं, खुद पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं। सो क्या हो गया? ए, दैट इज डिपेंडेंट। ओके, देख लो करेक्ट आंसर। फाइन। नाउ नेक्स्ट, सिक्स्थ, from the following statements which one is not the positive impact of entrepreneurship on society? आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसका एंटरप्रेन्योरशिप पर, सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप का इम्पैक्ट तो पड़ता है सोसाइटी पर, सोसाइटी से ही कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। सो एंटरप्रेन्योरशिप उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर अपना बिजनेस सेटअप करता है, ठीक है, इनिशिएटिव लेता है। सो सोसाइटी के अकॉर्डिंग कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, आपको इन ऑप्शंस में से बताना है। ओके, सो मेरी बात समझ में आ गई। अगेन एंटरप्रेन्योर पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये 6th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का लास्ट। कोई भी 6 में से 5 क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, ये हमने देखा अभी, ठीक है। कोई भी 6 में से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। 6th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस आपको दिए, स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, क्रिएट जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी और डिस्करेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो ऑब्वियस यहाँ पे आपको पूछा है नॉट द करेक्ट आंसर ना। सो ये सारे ऑप्शन तो हमको सही लिख रहे हैं। जो यहाँ पे सही नहीं लग रहा है वो ऑप्शन है आपका बी, डी, दैट इज डिस्करेजेस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बाय स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। ऑब्वियस एफिशिएंसी और इनोवेशन को स्टिमुलेट करने के लिए, क्रिएट जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी करेक्ट है कि सोसाइटी में बिजनेस यदि आप क्रिएट करने वाले हो, नया एंटरप्रेन्योर यदि कोई नई बिजनेस को क्रिएट करता है तो ऑब्वियस वहां पे जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं, है ना।
प्रॉब्लम सॉल्व होती है सोसाइटी की, होता क्या नहीं है, तो वेलफेयर, सोसाइटी की वेलफेयर को डिस्करेज किया जाता है कि इनकरेज किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, तो क्या करेक्ट रॉन्ग है यहाँ पर, सो यहाँ पे जो रॉन्ग है वो है डिस्करेज। ओके, नॉट बताना था इसलिए समझ में आ गया ना, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, डी, दैट इज डिस्करेजेस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो ये पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, 6 में से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करके आना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चॉइस आपको मिलेगी यहाँ पर, कोई क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो उसे आप इजीली छोड़ सकते हो, पूरे 6 अटेम्प्ट करके मत आना, स्टार्टिंग के 4 के ही मार्क्स मिलेंगे, कोई भी 4 ही अटेम्प्ट करके आना, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पर 6 में से कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अगेन आपको एमसीक्यूज टाइप के 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, एनी 5 यू हैव टू अटेम्प्ट। ओके, डैश की इज यूज्ड टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन, रिपीटेटिव स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है, ये आपका पार्ट बी का चैप्टर का क्वेश्चन है। पार्ट बी में जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा था ना विंडोज वाला, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं, है ना, तो रिपीटेटिव स्ट्रेन से बचने के लिए कौन सी की का यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर, स्टिकी, सीरियल, माउस या टॉगल कीज। तो हमें इन सारी कीज के बारे में ऑलरेडी पता है, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ प्रैक्टिकल के साथ, जरूर देखना वीडियो, प्रैक्टिकल के साथ आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्टिकी कीज। स्टिकी कीज की मदद से रिपीटेटिव स्ट्रेन जैसी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब जिन लोगों के हाथ कांपते हैं ना, लाइक दिस, जो समझ नहीं पाते हैं बेसिकली, ठीक है, कि कौन सी की प्रेस हुई है, तो उनके लिए हेल्पफुल होता है। ओके, ऐसी कुछ टॉगल कीज भी होती हैं जिनसे पता चल जाता है कि कैप्स लॉक, नम लॉक ऑन है या ऑफ है, एक बीप साउंड प्रोड्यूस होता है। सो ऐसे हमने डिफरेंट टाइप की कीज के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में। बेसिकली ये पार्ट 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है उसका पहला चैप्टर है, उसी से लिया गया ये क्वेश्चन है, जिसमें डिफरेंट टाइप की कीज के बारे में हमने पढ़ा था। फाइन, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, दैट इज स्टिकी कीज। Next question, question number 2. Dash means that the query uses criteria you provide to hide some data and display only required data. बहुत ध्यान से समझो, dash means that the query uses criteria you provide to hide some data. आप डेटा को हाइड कर सकते हो एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डेटा, आप डेटा को हाइड करके जो आपको जरूरत है सिर्फ आप उन्हीं डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हो, तो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, रिपोर्ट या फॉर्म्स। सो डेटाबेस वाला जो चैप्टर था जिसमें एमएस एक्सेस हमने समझा था, लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट किसका, आपके पार्ट 2 का जो लास्ट यूनिट है डेटाबेस हैंडलिंग वाला, लास्ट सेकंड यूनिट, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें एमएस एक्सेस का प्रैक्टिकल देखा था हमने, डिफरेंट कमांड्स रन किया था, फॉर्म क्रिएट किया था, डेटाबेस क्रिएट किया था, टेबल्स क्रिएट की थी। तो यहाँ पर किसी टेबल में से क्राइटेरिया का यूज करके, आप क्वेरी का यूज करके किसी डेटा को आप हाइड कर सकते हो, और जो रिक्वायर्ड डेटा है उसे आप एक्सेस कर सकते हो, उसे हम फिल्टरिंग कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं या फॉर्म्स कहते हैं। तो रिपोर्ट और फॉर्म्स तो बिल्कुल नहीं कहते, ये तो एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर्म्स के थ्रू यूजर से आप इनपुट लेते हैं और रिपोर्ट एक समराइज्ड वे में पूरे डेटा को शो करता है। सॉर्टिंग का भी आंसर करेक्ट है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना रिकॉर्ड को, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आपको रिकॉर्ड को अरेंज करना होता है तो हम सॉर्टिंग का यूज करते हैं। सो बचा क्या, फिल्टरिंग ना, तो फिल्टर का मतलब क्या होता है कि आप कॉलम्स को फिल्टर कर लेते हो, आपको जो जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स है आप उनको डिस्प्ले करवाना चाहते हो, बाकी के कॉलम्स हाइड हो जाए, है ना। सो बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए, दैट इज फिल्टरिंग। समझ में आ गया, बाकी क्यों रॉन्ग है ये भी हमें पता होना चाहिए कि सही आंसर तो ठीक है, सही है, लेकिन बाकी रॉन्ग क्यों है, क्या रीजन है। हो सकता है क्वेश्चन ऑप्शन सेम हो और क्वेश्चन आपको सॉर्टिंग का पूछ ले, रिपोर्ट्स के लिए पूछ ले, है ना। सो सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, which of the following application is not appropriate to store data about ABC बैंक customers? Which of the following application is not appropriate? भाई कौन सी एप्लीकेशन, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अप्रोप्रिएट नहीं है, किसके केस में, टू स्टोर डेटा अबाउट एबीसी बैंक कस्टमर्स। सो एबीसी एक बैंक है, वहां के कस्टमर्स के डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यहां पर नहीं है। तो पहले तो ये पता कर लो कि डेटा को स्टोर करने के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, यदि वो पता है तो नहीं है आपको इजीली पता चल जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है ओपन ऑफिस बेस, सेकेंड है एमएस एक्सेस, थर्ड है ओपन ऑफिस राइटर और डी है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में भी आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो, एमएस एक्सेस में भी आप डेटाबेस में टेबल में डेटा स्टोर करवा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस बेस में भी आप क्या करते हो, एक टेबुलर स्ट्रक्चर दिखता है जहां पे आप डेटा स्टोर करते हो। ओके, सो ओपन ऑफिस बेस इज अ रॉन्ग आंसर एंड ओपन ऑफिस राइटर इज द करेक्ट आंसर।
समझ में आ गई मेरी बात? इसमें आप डेटा स्टोर नहीं करवा सकते हो। बाकी ये जो तीनों ऑप्शंस हैं आपके ओपन ऑफिस बेस, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, ये तीनों आपको इसी तरीके का टेबुलर स्ट्रक्चर देते हैं, मतलब जहां पे आप टेबल के फॉर्मेट में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को स्टोर कर सकते हो। सो तीनों सॉफ्टवेयर आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। एमएस एक्सेल में भी आप टेबल्स क्रिएट करते हो, एमएस एक्सेस में भी हम टेबल रिपोर्ट फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, इसी तरीके से आप ओपन ऑफिस में भी ये सारी चीजें करते हो, राइट? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, When you open a new spreadsheet, जब आप एक नई स्प्रेडशीट को ओपन करते हो, by default it has a sheet named dash which is managed using tabs at the bottom of the spreadsheet. When you open a new spreadsheet, जब आप MS Excel में कोई नई स्प्रेडशीट को ओपन कर लेते हो, by default it has a sheet named, तो डिफॉल्ट आपको कौन सी शीट मिलती है, जिसका मतलब which is managed using tabs at the bottom of the spreadsheet। तो क्या हुआ यहाँ पर, देखो ध्यान से, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, सपोज आपने एक्सेल की शीट ओपन करी, ओके, ये एक्सेल की एक शीट है जो आपने ओपन करी। सो यहाँ पर नीचे आपको डिफॉल्ट, कहाँ पर, यहाँ नीचे आपको डिफॉल्ट कौन सी शीट दिखती है, तो यहाँ पे आपको 3 शीट दिखती हैं, ठीक है। अब जल्दी से बता दो, डिफॉल्ट जो है ये पहली शीट ही यहाँ पर ओपन होती है, आंसर मैंने बता दिया है, डिफॉल्ट जो है वो पहली शीट ओपन होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। डिफॉल्ट आपको 3 शीट दिखती है, तो जिसमें शीट 1 डिफॉल्ट ओपन होती है ना, लेकिन जब आपको शीट 2 ओपन करना होता है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर, तो जैसे ही आपने स्प्रेडशीट खोला तो सबसे पहली शीट जो आपको दिखती है वो शीट 1 होती है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ए, दैट इज शीट 1, ओके। अनटाइटल्ड 1, वर्कशीट 1, न्यू शीट, ये कुछ नहीं होता है। अनटाइटल्ड तो आप यदि शीट को सेव नहीं करते हो तब वो अनटाइटल्ड के नाम से सेव होती है। न्यू शीट कुछ नहीं होता। वर्कशीट 1, वर्कशीट मतलब जो शीट आप क्रिएट कर रहे हो, है ना, उसे हम बेसिकली वर्कशीट भी कहते हैं, राइट। तो जिस नाम से डिस्प्ले होती है वो एट द बॉटम ऑफ द शीट, वो शीट 1 होती है। सो क्लियर हुआ? ये कंफ्यूज करने के लिए देखो कितने सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। शीट 1 नाम से हमें दिखता है, एक्सेल पे वर्क किया है, प्रैक्टिकल मैंने करवाया है, आपने देखा है, नीचे 3 शीट शो होती है, उन तीनों शीट में शीट 1, शीट 2, शीट 3 नाम लिखे होते हैं। शीट 1 डिफॉल्ट आपके सामने ओपन होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ वर्ड प्रोसेसर डैश ऑप्शन इज सिलेक्टेड फॉर अ स्केल्ड रीसाइजिंग ऑफ एन इमेज। इमेज को रीसाइज करना है, वो भी स्केल्ड, ठीक है। तो यहां पर आप किस ऑप्शन का यूज करते हो, ओरिजिनल साइज, कीप रेशो, इमेज साइज या रिलेटिव। तो जब आपको इमेज को रीसाइज करना होता है ना, और वो भी कैसे, फॉर अ स्किल्ड रीसाइजिंग, मतलब आप एक अच्छे से प्रॉपर वे में रीसाइज करने वाले हो, स्केल रीसाइज, ठीक है। स्केल में प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट यदि आप चाहते हो तो यहाँ पर जिसका हम यूज करेंगे वो होगा आपका कीप रेशो। आपने देखा है ना, मोबाइल में भी यदि आप कुछ सेटिंग करते हो इमेज की तो 1:1, ठीक है, 1:2, 2:1, इस तरीके का आपको व्यू शो होता है। ये स्क्वायर में इस तरीके से आप इमेज को सेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज समझ में आ गई, यहां भी पॉसिबल है। सो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, बी, दैट इज कीप रेशो, ओके। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, विथ मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम फाइल लीड्स टू। एक सेम फाइल की मल्टीपल कॉपीज यदि होती है क्रिएटेड, तो इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, इससे जो प्रॉब्लम ऑकर होती है उसे हम क्या कहेंगे, डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा रिडंडेंसी या फॉरेन की। सो डेटा रिडंडेंसी इज द करेक्ट आंसर। डेटा रिडंडेंसी का मतलब ही डेटा डुप्लीकेशन होता है। ये हमने कहाँ देखा था, एमएस एक्सेस वाले चैप्टर में देखा था। डेटाबेस में जो डेटाबेस के डिसएडवांटेजेस होते हैं, लिमिटेशन होता है, उसमें एक लिमिटेशन डेटा रिडंडेंसी भी होता है, कि डेटा रिडंडेंसी का मतलब डेटा डुप्लीकेशन। डेटा डुप्लीकेशन की वजह से ही क्या बनाया गया, रिलेशनल डेटाबेस को डिजाइन किया गया। प्राइमरी की जैसे की को डिजाइन किया जाता है टेबल में, ताकि प्राइमरी की आप किसी कॉलम को बना देते हो तो डेटा के डुप्लीकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी, दैट इज डेटा रिडंडेंसी। सो अब सी आंसर करेक्ट हो गया। नाउ यहां पर देखो हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 2 में से आपको 6 में से कोई 5 क्वेश्चन करने थे। सो जो भी 5 क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएंगे, जिनका पता होगा आपको कि करेक्ट आंसर है, वही 5 अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। क्वेश्चन 3 पे आ गए, 2 क्वेश्चन हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए। अगेन क्वेश्चन 3 में भी आपको 6 में से ही कोई 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, ओके। क्वेश्चन 3 में से भी 6 में से कोई 5 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, और ये भी एमसीक्यू बेस्ड ही है। पहला क्वेश्चन, इट इज रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स which is created while positioning any image।
जब आप इमेज की पोजिशनिंग कर रहे होते हो, है ना, सो वहां पर क्या बताया है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है किसी ग्राफिक का, जो रेफरेंस पॉइंट आप क्रिएट कर रहे होते हो, दिस पॉइंट कुड बी दी पेज, वो पॉइंट कोई पेज हो सकता है, कोई फ्रेम हो सकती है जहां पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस हो, या फिर कोई पैराग्राफ भी हो सकता है, और इवन अ कैरेक्टर इन अ वर्ड प्रोसेसर, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है वर्ड प्रोसेसर में। ओके, सो इसे क्या कहते हैं, रैप टेक्स्ट कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं, एंकरिंग कहते हैं, या बुकमार्क कहते हैं। सो ये हमने प्रैक्टिकली भी किया है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हमने अच्छे से समझा है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट देखा था, इमेज के साथ में टेक्स्ट को कैसे मैच करना है, कैसे मैच करना है, वो सब चीजें हमने प्रैक्टिकली की हुई है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज एंकरिंग, कि इमेज के साथ आप यदि टेक्स्ट को लिंक करना चाहते हो, है ना, इमेज के साथ यदि आप टेक्स्ट को अरेंज करना चाहते हो, तो वो चीजें हमने यहाँ पर रैप टेक्स्ट अलाइनमेंट एंकरिंग में देखी थी, और कैसे करना है, सो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका एंकरिंग होगा। सो प्रैक्टिकल जरूर देखना, वर्ड प्रोसेसर वाला जो पार्ट मैंने समझाया है पार्ट बी में, उसे अच्छे से समझना। अगेन आई एम टेलिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो स्टूडेंट न्यू है उन्हें, जिन्हें नहीं पता है, सो 3 जगह से आप एक्सेस कर सकते हो वीडियो लेक्चर्स को, ना सिर्फ यूट्यूब से बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, और साथ ही साथ आप अब मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, मैग्नेट ब्रेन्स की सभी जगह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जितनी बार देखना चाहते हो उतनी बार आप देख सकते हो वीडियोस को। ओके, नाउ सेकंड, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी व्हिच हेल्प टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट और वर्कर टाइप फील्ड ऑफ अ टेबल इन डीबीएमएस। डेटाबेस में, अगेन डेटाबेस रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन है ये, आपको वो प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे बताना है जो कि हेल्प करती है किसमें, टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और टेक्स्ट और वर्कर टाइप फील्ड इन अ टेबल, कि नंबर ऑफ टेक्स्ट या वर्कर टाइप जो आप डेटा टाइप सेट करते हो, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसे बताने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। जैसे सपोज हम बात कर लें, कोई नेम वाला कॉलम आपने बनाया, स्टूडेंट नेम वाला कॉलम बनाया, स्टूडेंट टेबल आप क्रिएट कर रहे हो, तो स्टूडेंट टेबल में आपने स्टूडेंट का नंबर और स्टूडेंट का नाम वाला कॉलम आपने क्रिएट किया। अब इस पर्टिकुलर कॉलम में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे हर एक स्टूडेंट के नाम में, सो इसके लिए हम जिस प्रॉपर्टी को सेट करेंगे तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा। ऑप्शंस है, एंट्री रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी, डिफॉल्ट वैल्यू होगी, साइज होगी, या लेंथ होगी। तो किसी भी पर्टिकुलर नेम को एंटर करने के लिए कि हर एक नेम की क्या लेंथ होनी चाहिए, कितने कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए, उसके लिए जिस प्रॉपर्टी को आप सेट करोगे वो लेंथ प्रॉपर्टी होगी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट थर्ड, डैश इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इंपेयरमेंट्स। अगेन पार्ट बी का पहला चैप्टर, ठीक है, ऑडिटरी इंपेयरमेंट यदि किसी पर्सन को होता है जो सुन नहीं सकता है प्रॉपरली, ओके, सो उसके लिए यहाँ पर विंडोज में डिजाइन किया हुआ है एक टूल, जिसे आप क्या कहते हो, उस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, साउंड सेंट्री कहते हैं, हाई कंट्रास्ट कहते हैं, सीरियल कीज कहते हैं, या शो साउंड्स कहते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज साउंड सेंट्री। साउंड सेंट्री की मदद से ही ऑडिटरी इंपेयरमेंट जैसे जो पीपल्स होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है उनको हेल्प होती है, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। हाई कंट्रास्ट तो आपको पता है, जिसको प्रॉपर दिखता नहीं है स्क्रीन पर या जिसको कलर से इशू होता है, तो आप यहाँ पर हाई कंट्रास्ट सेट कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से सीरियल की शो साउंड्स ऑप्शन होते हैं। सो यहाँ पे साउंड सोच के करेक्ट आंसर एक को ही टिक करके आना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्लियर। नेक्स्ट, शो साउंड बटन तो पता है ना, हमें साउंड को शो करने के लिए यूज होता है। फोर्थ, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स कौन सा है इसमें ये बताना है टू रीड दिस क्वेश्चन पहले। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ डिफॉल्ट टेम्पलेट इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में आप डिफॉल्ट टेम्पलेट को क्रिएट नहीं कर सकते हो। ये पॉसिबल होता है कि नहीं होता है, तो हमें पता है अच्छे से कि आप एक टेम्पलेट को, डिफॉल्ट टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हो। यदि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को नहीं एक्सेस करना चाहते हो तो जो टेम्पलेट्स होती है, बने बनाए डॉक्यूमेंट्स उसमें होते हैं, बस आपको उसमें अपना डेटा एंटर करना होता है, टेक्स्ट लिखना होता है, कुछ पीछे फॉर्मेटेड होते हैं। टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेटेड, आपको सारी चीजें मिल जाती है, पहले से बना बनाया पेज मिल जाता है, वॉलपेपर वगैरह पीछे सब सेट मिल जाता है, बस आपको उसका यूज करना है, उस पर कंटेंट लिखना होता है। सो यहाँ पर डिफॉल्ट टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल बोला है तो नहीं हम कर सकते हैं ना, दैट्स व्हाई आंसर इज फॉल्स, क्योंकि नॉट पॉसिबल बोला है लेकिन पॉसिबल है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। समझ में आ गई मेरी बात। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, reviewers and authors can add their dash to explain their changes in the cell of spreadsheet। जो रिव्यूअर्स ऑथर्स होते हैं
वो ऐड करते हैं स्प्रेडशीट में। क्या ऐड करते हैं? जब उन्हें एक्सप्लेन करना होता है क्या कि वो स्प्रेडशीट्स में सेल में यदि कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उस चीज को यदि उन्हें एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने क्या चेंजेस किए उस स्प्रेडशीट में, क्या उन्होंने डेटा एंटर किया है, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यदि उन्हें ऐड करनी है तो रिव्यूअर्स ऑथर्स किसका यूज करते हैं, किस टूल का? कमेंट का, हाइपरलिंक का, वर्कशीट का या मैक्रो का। सो यहाँ पे हमें यदि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करना होता है तो हम कमेंट्स का यूज कर लेते हैं। हाइपरलिंक तो पता है कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो किसी और वर्कशीट पे चले जाओगे, वो हाइपरलिंक होता है। वर्कशीट मैक्रो स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिसे हम डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पर क्या हो गया, एडिशनल टेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं और इससे बेसिकली कौन यूज करता है? रिव्यूअर्स और ऑथर्स यूज करते हैं, जो सेल में कंटेंट लिखते हैं उसको एडिशनली डिफाइन करने के लिए। 6th, in calc dash arguments passed to the macro from calc are always, बहुत ध्यान से समझना, कैल्क सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एमएस एक्सेल जैसा ही होता है जो, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स यदि आप पास करते हो किसी मैक्रो में तो वो क्या कहलाते हैं, उस आर्ग्यूमेंट से बेसिकली क्या होता है? सेल रेफरेंस आप देते हो, वैल्यूज होती हैं, बोथ ए एंड बी सेल रेफरेंस वैल्यू या शीट का रेफरेंस देते हैं। सो मैक्रो मतलब हम एक यहाँ फंक्शन की बात कर रहे हैं। सो जो भी फंक्शन आप डिफाइन करते हो उस फंक्शन में हमेशा आप क्या देते हो, क्या पास करते हो? वैल्यूज को पास करते हो, सेल रेफरेंस को या शीट रेफरेंस को पास नहीं करते हो। समझ में आ गई मेरी बात? सो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूज इज द करेक्ट आंसर। सपोज सम नाम का आपने मैक्रो बनाया तो सम नाम के मैक्रो में आप ए बी दो वैल्यूज को स्पेसिफाई करोगे, ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 20 हो गई, तो सम नाम का मैक्रो क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू को ऐड कर देगा। ओके, सो क्या हुआ, किसी भी मैक्रो में आप क्या स्पेसिफाई करते हो, किसी भी मैक्रो को जब आप डिफाइन करते हो कैल्क में या एमएस एक्सेल में तो उसमें हम हमेशा वैल्यूज को ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 क्वेश्चंस देख ली, कोई भी 5 अटेम्प्ट करना। सिमिलरली क्वेश्चन 4 में 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, अगेन आपको कोई भी 5 को अटेम्प्ट करना है एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड एमसीक्यू। ओके, चलो फर्स्ट, आइडेंटिफाई द वेबसाइट दैट ऑफर्स ऑनलाइन ब्लॉग सर्विस फॉर फ्री। बहुत सही, ऑफलाइन सॉरी है ना, वो सॉफ्टवेयर्स के नाम आपको बताना है, उन वेबसाइट्स के नाम बताना है जो आपको ऑफलाइन ब्लॉग सर्विस प्रोवाइड करती है। कौन सी? ऑफलाइन ब्लॉग सर्विस। सो एक चैप्टर हमने पढ़ा था ऑफलाइन ब्लॉग सर्विस कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने ऑनलाइन भी देखा था सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, ऑफलाइन भी देखा था, ब्लॉग भी क्रिएट किया था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, और सॉफ्टवेयर के बारे में भी जाना था प्रैक्टिकल के साथ। ओके, समझ में आ रहा है? सो ऑप्शंस हैं ब्लॉग डेस्क, क्यूमाना, वर्डप्रेस या बोथ ए एंड बी। सो देखा है चैप्टर अच्छे से, ब्लॉग कैसे क्रिएट किया जाता है समझ में आता है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिकल देखा है, तो आपके लिए चुटकियों की बात होगी इसके आंसर को बताना। भाई यदि ऑनलाइन पता है तो ऑफलाइन भी बता पाओगे, है ना। वर्डप्रेस जो सॉफ्टवेयर है वो आपको ऑनलाइन ब्लॉग क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। वर्डप्रेस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन ब्लॉग क्रिएट करते हो, राइट। और हमने जिस सॉफ्टवेयर को देखा था, है ना, जिसमें आपने ऑफलाइन ब्लॉग क्रिएट किए थे, वो क्यूमाना था। क्यूमाना के थ्रू आप ऑफलाइन ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्यूमाना तो है ही, लेकिन ब्लॉग डेस्क भी इसी का एक एग्जाम्पल है। ब्लॉग डेस्क वेबसाइट और क्यूमाना वेबसाइट, इनके थ्रू आप क्या क्रिएट कर सकते हो, ऑफलाइन ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हो। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को आपसे कैसे पूछा जा सकता है, ये ऑफलाइन की जगह यदि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लिख देते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होता? वर्डप्रेस। ओके, क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, सेकंड, जॉन वाज रिटन अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर्स। ओके, जॉन के पास एक बुक है जिसमें 15 चैप्टर्स हैं। ही वांटेड टू मेक द इंडेक्स ऑफ द बुक। ओके, उसने एक बुक लिखी जिसमें 15 चैप्टर्स है और अब वो इंडेक्स क्रिएट करना चाहता है उस बुक का 15 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। सो सजेस्ट हिम टू द ऑप्शन यूज्ड टू क्रिएट द इंडेक्स ऑटोमेटिकली इन अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में इंडेक्स को ऑटोमेटिकली आप क्रिएट कर सकते हो, आपको फॉर्मेट्स मिल जाते हैं इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए, उसके लिए एक ऑप्शन अलग से बना होता है वर्ड प्रोसेसर में इंडेक्स क्रिएट करने के लिए। सो कौन सा वो ऑप्शन होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से बता दो करेक्ट ऑप्शन। टेबल्स, मेल मर्ज, कॉलम्स और टेबल ऑफ कंटेंट। तो इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? कंटेंट भी बोलते हैं ना, कि कंटेंट जो आपका लिखा हुआ है पूरे बुक में आगे, वो उसमें कौन सा चैप्टर कहाँ है, किस पेज पर है बेसिकली, राइट। सो उसकी एक टेबल बनी होती है। सो ऑब्वियस यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर में जो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए ऑप्शन होता है, जो टूल आपको मिलता है ऊपर रिबन्स में, वो टेबल ऑफ कंटेंट ही होता है। इसकी मदद से आप इंडेक्स को इंसर्ट कर सकते हो अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, राइट। समझ में आ रहा है? आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना बनाया मिल जाता है। जैसे सपोज चैप्टर 1 है, उसका नाम लिखा है, उस चैप्टर में सब टॉपिक्स मिल जाते हैं। चैप्टर 2 इस तरीके से आप यहाँ पे पेज नंबर मेंशन कर सकते हो,
फाइन, ऐसे ऑटोमेटिकली आपको बना बनाया इंडेक्स मिलता है। सो किस ऑप्शन की मदद से? वर्ड प्रोसेसर में टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन की मदद से, राइट। इसका भी प्रैक्टिकल हम देख चुके हैं। थर्ड, द लेंथ ऑफ द फील्ड वैल्यू ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप इज, टेक्स्ट डेटा टाइप, ओके, डेटा टाइप पे आ गए। टेक्स्ट मतलब कि आपके स्ट्रिंग की बात हो रही है, कैरेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, वर्ड की बात हो रही है, उस टाइप के डेटा टाइप की लेंथ है ना, इज डैश कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर इनपुट कर सकते हो, बेसिकली ये पूछा है। ओके, अभी प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि पर्टिकुलर टेक्स्ट की यदि आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तो लेंथ प्रॉपर्टी होगी। अब कितनी लेंथ, मैक्सिमम कितनी लेंथ आप स्पेसिफाई कर सकते हो किसी टेक्स्ट के लिए, उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप स्पेसिफाई कर सकते हो मैक्सिमम, उसकी लेंथ आपको यहाँ पे बतानी है, जो कि डिफॉल्ट डीबीएमएस में होती है 10, 25, 20 या 50। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 50, कि 50 मैक्सिमम कैरेक्टर आप किसी भी टेक्स्ट में सेट कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप में सेट कर सकते हो, ठीक है। 50 कैरेक्टर्स, 50 कैरेक्टर्स की लेंथ का ही कोई टेक्स्ट हो सकता है। सो मैक्सिमम कितनी होगी? 50। ये आंसर हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। फोर्थ, अ हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प्स टू कीप एंड इंप्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग, इट डज नॉट इंक्लूड। क्या पूछा है? एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी होता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको हेल्प करती है कि आप आपको अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको ये बताता है। मतलब उसमें आप प्रॉपर डाइट लो, सही टाइम तक सो, मतलब पूरे 8 आवर्स की आपको स्लिप होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर आप बैलेंस्ड डाइट खाओ, राइट। सो ये सारी चीज़ें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए होती हैं। अब कुछ ऑप्शंस यहाँ दिए हुए, इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है। पॉइंट्स, कुछ ऑप्शंस तो मैंने बता ही दिए। सबसे पहला, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ये इंक्लूड नहीं होता है। क्या होता है? बिल्कुल हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होना चाहिए, जंक फूड आपको नहीं खाना है। फिजिकल एक्टिविटीज, ऑब्वियस आपके अंदर सारी फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, मतलब आपको योगा, नेचर जो वॉक होती है, आपकी नॉर्मल वॉक पे जाना होता है, योगा करना होता है, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज आप करो। सो ये भी इंक्लूड होता है एक हेल्दी लाइफ में। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से आप हैप्पी रह सकते हो। भाई जो हैप्पी पर्सन है वो हेल्दी लाइफ ऑब्वियस जिएगा, राइट। लेस स्लीप, तो ये ऑप्शन आपका इंक्लूड नहीं होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आ गई? नॉट इंक्लूड पूछा है ना, डजंट इंक्लूड, सो लेस स्लीप इज डजंट इंक्लूड। जितना ज्यादा आप फुल स्लीप लेते हो, मतलब कि आप पूरे 8 आवर्स की, 7 आवर्स की स्लीप लेते हो, इट मीन्स कि आप हेल्दी हो, तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे जो ऊपर लिखी है। सो सोना बहुत जरूरी है। जब अच्छी शांति की नींद लोगे उसके बाद तो आप अच्छा खाना खा पाओगे, एक्सरसाइज कर पाओगे, स्ट्रेस को बेसिकली मैनेज कर पाओगे, राइट। सो मेरी बात समझ में आ गई ना? D is the correct answer. Fifth, in a spreadsheet using to create a hyperlink to a web, FTP or telnet. बहुत ध्यान से समझना, स्प्रेडशीट में यदि आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो FTP और टेलनेट के थ्रू, तो क्लिक ऑन दी डैश आइकन अवेलेबल इन हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। तो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन होता है जो इस तरीके की हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है? सो हाइपरलिंक वाला डायलॉग बॉक्स देखा है, जब एक्सेल में आपको हाइपरलिंक क्रिएट करनी होती है, मतलब आप अपनी एक्सेल शीट को लिंक कर सकते हो किसी अदर एक्सेल शीट के साथ, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, किसी अदर फाइल के साथ, या इंटरनेट पर बेस्ड जो वेब डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ भी आप अपनी फाइल को लिंक कर सकते हो। सो उसके लिए हाइपरलिंक के कौन से ऑप्शन को यहाँ पे आपको क्लिक करना है? जब आप FTP या टेलनेट प्रोटोकॉल की मदद से आप किसी वेब डॉक्यूमेंट के साथ में हाइपरलिंकिंग क्रिएट करना चाहते हो, तब ब्राउजर, हाइपरलिंक, इंटरनेट और मेल एंड न्यूज। तो कौन सा ऑप्शन आपको वहां पे दिखता है? आपको जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है वो इंटरनेट ऑप्शन होता है। सो आप किसे क्लिक कर लेते हो? इंटरनेट को। जब आप इंटरनेट पे क्लिक कर देते हो तब आप इस तरीके की हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, सिक्स्थ, अ डैश रिफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट and can be used to find the values or data that you want formula to calculate. Dash refers to a cell or a range of cells on a worksheet. Worksheet में cell और range of cells के लिए and can be used to find the values or data that you want formula to calculate. यदि आपको formula calculate करना है किसी cell या multiple cells में जो data लिखा हुआ है उससे related कोई value यदि आपको find out करनी है, तो उसके लिए हम किसको एक्सेस करते हैं? बेसिकली यहाँ डेफिनेशन पूछी है किसकी? सेल रेफरेंस की, ब्लॉक की, शीट रेफरेंस की या ऑटोफिल की। तो यहाँ पर रेफरेंसिंग के लिए जिसका यूज किया जाता है ताकि आप कोई फॉर्मूला कैलकुलेट कर सको, ठीक है। मतलब सपोज आप इस तरीके से लिखते हो ना, आपके पास में कुछ सेल्स हैं, ओके,
फाइन, ये एक सेल की शीट हो गई। अब यहाँ पे आपने 2 और 3 डेटा एंटर किया हुआ, अब इनको आपको इस नेक्स्ट सेल में प्लस करवाना है। तो आप इन सेल का एड्रेस बताते हो कि सपोज ये सेल आपकी A2 पर है और ये सेल आपकी A3 पर है, तो यहाँ पर आप A2 प्लस A3, जैसे ही आप इस सेल को सिलेक्ट करोगे इज इक्वल टू का साइन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ये सेल की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं इसको कि आप सेल को रेफरेंस कर रहे हो, किस सेल का आपको एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, जो फॉर्मूला आपको एक्चुअली अप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, सेल रेफरेंस, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो समझ में आ गया। 6 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 में से कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, दैट इज क्वेश्चन 5, अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट दी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कि सेक्शन ए की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपको 5 क्वेश्चंस यहां मिलेंगे, हर एक 5 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इंटरनल चॉइस यहां मिलेगी। क्या मिलेगी, इंटरनल चॉइस मिलेगी। देख लिया इंटरनल चॉइस कैसी है, ठीक है। क्या मिला, पहले क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, दूसरे क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तीसरे क्वेश्चन में अगेन आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, चौथे में भी 5 अटेम्प्ट करने हैं, और लास्ट वाला जो 5th क्वेश्चन है इसमें भी आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 6 में से। लेकिन ये 5 क्वेश्चन को करना कंपल्सरी है। तो सेक्शन ए में आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन और हर एक 5 क्वेश्चन में आपको मिलेंगे इंटरनल चॉइस। पहले क्वेश्चन में बस 4 करना, बाकी सब में 5-5 अटेम्प्ट करना है। और ये सभी क्वेश्चन कैसे होंगे, एमसीक्यू बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड। तो लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का अब हम डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई इन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। आइडेंटिफाई द मोड, उस मोड को बताओ जहां पर आप टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। सो डेटाबेस में एमएस एक्सेस में हमने 2 मोड्स को देखा था। कौन कौन से 2 मोड थे, डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू। इन दोनों मोड में से आप जल्दी से बता दो, दोनों व्यू में से किस व्यू की मदद से आप टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, डिजाइन व्यू, क्योंकि डिजाइन व्यू में ही हम क्या करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को सेट करते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, चेंजेस कर सकते हो। डेटा शीट व्यू में तो हम आपके सामने इस तरीके का डेटा शीट व्यू खुल जाता है जिसमें आप टेबल की डेटा वैल्यूज को इनपुट करते हो ना। तो जैसे आपके सामने एक्सेल में एक शीट खुलती है इसी तरीके से बिल्कुल वैसे डेटा शीट व्यू होता है जहां पे आप टेबल का डेटा क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यदि टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है, कॉलम डिफाइन करना है, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है ना, वो यदि आपको काम करना है तो हम डिजाइन व्यू का यूज करते हैं। सो कौन सा मोड, डिजाइन व्यू मोड में। ओके, नेक्स्ट BSNL स्टैंड्स फॉर, BSNL किस पर स्टैंड है, BSNL का फुल फॉर्म पूछा है, बहुत इजी, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, कंफ्यूज मत होना। BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, वो कंपनी जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कि ISP प्रोवाइडर है। साथ ही आप यहाँ पर मोबाइल टेक्नोलॉजीज का भी यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में, यदि सिम कार्ड को एक्सेस करते हो तो आप BSNL की सिम भी आपको मिलती है, राइट। तो BSNL का क्या फुल फॉर्म हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड, याद रख लेना। बिहार संचार निगम लिमिटेड है नहीं, भारत संचार क्या लिखा है, समाचार निगम लिमिटेड, बिल्कुल नहीं। क्या होगा इसका आंसर, भारत संचार निगम लिमिटेड। संचार मतलब एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी है, ठीक है, समझ में आया, संचार का मतलब यही होता है। ओके, नेक्स्ट करेक्ट आंसर देख लिया। थर्ड, डैश फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट्स और वर्कबुक्स एंड समराइजेस इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट कैन बी अपडेट इजीली। बहुत ध्यान से समझ लो, वो फंक्शन का नाम आपको बताना है जिसमें आप किसी एक वर्कशीट को समराइज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहां पर क्या कर सकते हो, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ अ वर्कशीट और अ वर्कबुक एंड समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट। समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट मतलब एक वर्कबुक के अंदर यदि 3 वर्कशीट्स है और तीनों वर्कशीट के डेटा को आप समराइज वे में किसी और वर्कशीट में शो करवाना चाहते हो, तो बात यहां पर डेटा की समराइज की हो गई। अलग अलग वर्कशीट के डेटा को समराइज्ड वे में किसी एक वर्कशीट में यदि आप शो करवाना चाहते हो और उसे अपडेट करवाना चाहते हो प्रॉपर्ली, वो एक सिंगल वर्कशीट में अपडेट भी हो सकता है। सो इसके लिए जिस टूल का हम यूज करते हैं एक्सेल में, वो टूल डेटा कॉम्बिनेशन होता है, डेटा मर्जिंग होता है, डेटा कंसोलिडेशन होता है, या डेटा कॉन्केटेनेशन होता है। सो यहाँ पे जो टूल होता है डेटा को समराइज करने के लिए मल्टीपल वर्कशीट से किसी एक सिंगल वर्कशीट में, वो होता है आपका डेटा कंसोलिडेशन। डेटा कंसोलिडेशन ऑप्शन के थ्रू हम मल्टीपल वर्कशीट के डेटा को समराइज कर सकते हैं एक सिंगल वर्कशीट में, ठीक है, जहां पे आप अपडेटेड वे में डेटा को एक्सेस कर सकते हो इजीली। फाइन, सो सी इसका प्रैक्टिकल भी हमने किया है, सॉल्वर देखा था, डेटा कंसोलिडेशन देखा था, गोल सीक ऑप्शन देखा था। इनसे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्वर, गोल सीक, डेटा कंसोलिडेशन, और भी बहुत सारे ऑप्शन हमने यहाँ डिस्कस किए थे सबके प्रैक्टिकल के साथ। ओके, फोर्थ,
Dash store data in a single table which is suitable store less amount of data. Dash store data in a single table which is suitable to store less amount of data. यहां पर कुछ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि क्या है जो एक सिंगल टेबल में कम अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है. फ्लैट फाइल, रिलेशनल, मिनी फाइल या सिंगल फाइल. सो उस टाइप के टूल को हम क्या कहते हैं जिसमें आप एक सिंगल टेबल में डेटा को स्टोर करवा सकते हैं और वो डेटा भी लेस अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में होता है. सो उसे हम कहते हैं, उस टाइप की फाइल को फ्लैट फाइल. क्या कहते हैं हम उसे? फ्लैट फाइल. ध्यान रखना, ना कि मिनी फाइल और सिंगल फाइल. क्या कहेंगे उसे हम? फ्लैट फाइल. जहां पे आप लिमिटेड अमाउंट में डेटा को स्टोर करवा सकते हो एक सिंगल फाइल में ही ओनली. ओके. अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में तो एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस में आप मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो और एक टेबल में आप हजारों से डेटा को क्रिएट कर सकते हो. मतलब 1000 सेल्स के फॉर्मेट में आप डेटा को एक्सेस करवा सकते हो रो कॉलम में जहां डेटा अरेंज होता है. तो रिलेशनल डेटाबेस में तो क्लियर है ना. ओके. क्या बोलेंगे हम इसे? फ्लैट फाइल. फिफ्थ, in a word processor by default evaluates dash levels of headings when it builds the table of content. बहुत ध्यान से समझना, जब टेबल ऑफ कंटेंट मतलब इंडेक्स, जो भी प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया कि वर्ड प्रोसेसर में आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो किस टूल की मदद से? टेबल ऑफ कंटेंट टूल की मदद से. जब आप टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स प्रिपेयर कर रहे होते हो तो वर्ड प्रोसेसर में डिफॉल्ट कितने हेडिंग लेवल्स आपको मिल जाते हैं? 3, 7, 10 या 3, 10, बोथ ए एंड सी. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज बोथ ए एंड सी. 3 से 10 लेवल ऑफ हेडिंग्स आपको यहाँ पर मिलती है. कहाँ पर? जब आप इंडेक्स क्रिएट करते हो टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से वर्ड प्रोसेसर में. ओके. लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए का, चॉइस का भी लास्ट, मतलब 5th का लास्ट क्वेश्चन 6 दिया हुआ है. इन डैश नेटवर्क all computers have an equal status and each terminal has an equally competent CPU. कौन से नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स का इक्वल स्टेटस होता है? हर टर्मिनल जो होते हैं वो सीपीयू से इक्वली कम्पीट कर सकते हैं, मतलब सीपीयू के साथ इक्वली कम्युनिकेट कर पाते हैं और सीपीयू सारे कंप्यूटर्स को इक्वल टाइम देता है. यदि किसी पर्टिकुलर सिस्टम से कोई रिक्वेस्ट आई है, कोई प्रोसेस आई है तो सीपीयू से इक्वल टाइम में ही प्रोसेस करके देता है. तो उस टाइप के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? मैन, वेन, क्लाइंट सर्वर या P2P. सो यहाँ पे फुल फॉर्म्स होते हैं. मैन दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये तो होगा नहीं, ठीक है. वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, तो ओवरऑल इंटरनेट जिसका एग्जांपल है वो वाइड एरिया नेटवर्क का, ये भी नहीं है. क्लाइंट सर्वर, ये भी नहीं है, क्योंकि इन तीनों टाइप के जो नेटवर्क हैं इनमें क्या कॉमन चीजें हैं कि एक सर्वर सिस्टम होता है, एक ही सर्वर सिस्टम होता है, उससे बाकी सारे क्लाइंट सिस्टम कनेक्टेड होते हैं. तो क्लाइंट सिस्टम लेस कैपेबल होते हैं और सर्वर सिस्टम मोर कैपेबल होते हैं. इनमें कोई इक्वलिटी वाली चीज नहीं होती है. लेकिन P2P दैट इज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम, पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात कर रहे हैं. पीयर टू पीयर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो सभी इक्वली कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, इक्वल उनकी प्रायोरिटी होती है ना. सीपीयू हर एक कंप्यूटर को इक्वल प्रायोरिटी देता है. ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीयर टू पीयर नेटवर्क, P2P. ओके. नाउ सेक्शन सेक्शन बी दैट इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. अभी सेक्शन ए में हमने डिस्कस कर लिए सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. अब यहाँ पर आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर लिखना रहेगा. ठीक है. क्या दिया हुआ है बेसिकली देख लेते हैं. आंसर एनी 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. आंसर ईच क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स. मतलब जैसे हमें पता है, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमने डिस्कस किया क्या कि सेक्शन बी में आपको मिलेंगे टोटल 16 क्वेश्चंस और इन 16 में से आपको अटेम्प्ट करना है 10 क्वेश्चंस. तो यहाँ पे चॉइस मतलब कि कोई भी 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे छोड़ना है. ओके. और बाकी 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. अब इन 10 क्वेश्चंस में भी आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कितने मार्क के लिखने हैं, कितने वर्ड में लिखने हैं. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है ऐसा कुछ कि 5 क्वेश्चन में से कोई से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और वो 20 से 30 वर्ड्स में लिखना है. और वो जो 3 क्वेश्चन होंगे उसमें हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क के अकॉर्डिंग होगा. सो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले पार्ट से. मतलब पार्ट ए से आपको यहाँ पर 2 मार्क के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 3 क्वेश्चन करना है. समझ में आ गई ना कुल मिला के बात. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली. वर्क को इंडिपेंडेंटली अपने काम को करना
इंडिपेंडेंट रहना, किसी पे डिपेंड नहीं होना, इस एबिलिटी के क्या एडवांटेजेस हैं? जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली? सो 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 4 लिख कर आना, कम से कम 2 लिख कर आना पॉइंट, क्योंकि पॉइंट वाइज ही एडवांटेज लिखोगे ना। तो यहाँ पे कितने लिखे हैं? 6। आपको मैक्सिमम कितने लिखने हैं? 4 तो लिखने ही है, और मिनिमम कितने लिखने हैं? मिनिमम आपको 2 तो लिखने ही है, ध्यान में रखना। 4 लिख कर आओ तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, हाफ ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग एक एक आपका क्या होगा? पॉइंट कैलकुलेट होगा। सो एडवांटेजेस टू ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट एडवांटेज, इंश्योर ग्रेटर लर्निंग। ऑब्वियस, जब आप इंडिपेंडेंट होते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सीखने की कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। ओके, नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। आप अपने आप में कैसा फील करते हो कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, किसी भी काम को आप कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की मदद के, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म। आप खुद से एक वर्किंग शेड्यूल डिसाइड कर पाते हो, सिलेक्ट कर पाते हो कि किस टाइम पे जो टाइम आपके लिए सही होगा और आप काम करोगे, है ना। फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइंड आर अकाउंटेड बाय इंडिविजुअल्स। यदि कोई फेलियर या कोई सक्सेस जैसी चीज आप अचीव करते भी हो तो उसके लिए आप खुद ही को ब्लेम करते हो, आप खुद ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो, है ना, या आप किसी और का सहारा नहीं लेते हो। तो यहाँ पर सक्सेस हुआ तो भी आपके ऊपर, फेलियर हुआ तो भी आपके ऊपर। सो जो भी टास्क आपने लिया है, आप उसके लिए क्या करने वाले हो, क्या शेड्यूल प्रिपेयर करने वाले हो, वो सब आपसे रिलेटेड होता है। फाइन, इंडिविजुअल बिकम असिस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, groups or nations at large. It ensures creativity and satisfaction amongst individual. और इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और सेटिस्फेक्शन लेवल भी आपका सेटिस्फाइड होता है। तो मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या लिखे हमने? कुल 6 पॉइंट्स लिखे। आपको कितने लिखने हैं? कोई से भी 4 पॉइंट आपको लिखकर आने हैं। मैक्सिमम 4, मिनिमम 2 से कम नहीं लिखना है, 2 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ओके, सो बात समझ में आ गई? 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 3 अटेम्प्ट करना है, 6, 7, 8, 9, 10। इन स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस में से ही आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कंपलसरीली। ओके, और वो 3 क्वेश्चन आपके 10 में काउंट होंगे। और ये जो स्टार्टिंग के 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट ए से मिलेंगे, 2-2 मार्क के अकॉर्डिंग। 7th क्वेश्चन, नेम द स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स। स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स क्या क्या होते हैं? मतलब कि वो कौन से एजेंट्स हैं जिनकी मदद से आपको स्ट्रेस हो सकता है। सो द स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स आर मेंटल, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल। इन सारे कैजुअल्स की मदद से, दिस ऑल आर दी एजेंट्स, इसकी मदद से आपको स्ट्रेस हो सकता है। राइट, समझ में आ गया ना? स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला यूनिट पढ़ा है हमने। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन? डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? डिस्क को डीफ्रेगमेंट करते हो आप, अपनी जो हार्ड डिस्क होती है उसके CD, E ड्राइव, आप ड्राइव क्रिएट कर देते हो ना, ठीक है। बेसिकली क्यों करते हो वो? ठीक है, ताकि यहाँ पर आप जो भी डेटा स्टोर कर सको वो प्रॉपरली एक फ्रेगमेंट में स्टोर हो सके। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि जब ज्यादा डेटा हो जाता है तो आपका सिस्टम स्लो डाउन होने लगता है। सो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन रिमूव्स ऑल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन टू स्लो डाउन द कंप्यूटर। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन की मदद से आप उन फ्रेगमेंट्स में से सारी अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है, जो फाइल्स है, उन्हें डिलीट कर देते हो, जो कि आपके सिस्टम को स्लो डाउन होने से बचाती है। इट शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल्स। और ये डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन एक रेगुलर इंटरवल्स में होना चाहिए, जिसकी मदद से आपकी डिस्क में स्पेस बना रहे और आप उस डिस्क की स्पेस को ऑप्टिमल लेवल तक यूज कर सको, आपका सिस्टम स्लो डाउन ना हो। तो कुल मिला के क्या हो गई बात यहाँ पर डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन की, कि जब आप हार्ड डिस्क को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हो और उसमें जब डेटा स्टोर करते हो तो आप डिस्क को डीफ्रेगमेंट कर सकते हो। मतलब अननेसेसरी फाइल फोल्डर्स को यदि आपको डिलीट करना है तो वो इस प्रोसेस की मदद से, इस फैसिलिटी की मदद से आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो डाउन नहीं होता है और कहीं ना कहीं आप अपने सिस्टम को, डिस्क को प्रॉपर वे में ऑप्टिमल लेवल तक यूटिलाइज कर सकते हो, डेटा स्टोर करवा सकते हो। एक्सप्लेन 2 myth अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अगेन यहाँ पे पूछा आपसे कोई भी 2 myth लिखने हैं तो 2 ही लिखना, 4 लिखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, किससे रिलेटेड? एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। अब लोगों के बहुत से ऐसे मिथ बना रखे हैं उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, तो वो 2 आपको यहाँ पे भी कोई मेंशन कर देना है। पहला, द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। हर बिजनेस आइडिया यूनिक और स्पेशल होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस चलेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, सक्सेस कर पाओगे। बट ऐसा जरूरी नहीं होता है।
मार्केट में भी आप एक ही पर्टिकुलर शॉप को मतलब हम बोले कि एक ही पर्टिकुलर, सपोज हम बात करें कि कोई क्लॉथिंग शॉप है तो क्लॉथिंग बहुत सारी शॉप्स मिलती है आपको, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस के लिए आपको एक यूनिक आइडिया ही जरूरी है, कि स्पेशल आइडिया ही आपके पास होना चाहिए तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ये मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं रॉन्ग है, सब मिथ लेकर लोग चलते हैं। सो ईच एंटरप्रेन्योर सॉ कस्टमर डिमांड एंड ब्रॉट अ न्यू आइडिया इनटू बिजनेस। अ पर्सन कैन टेक एन आइडिया दैट इज ऑलरेडी देयर इन मार्केट एंड डू समथिंग डिफरेंट विद इन इट। ऑलरेडी जो मार्केट में चीज चल रही है, एंटरप्रेन्योर वही पर्सन होता है जो उस चीज को समझता है, देखता है कस्टमर्स की क्या नीड है और उस अवेलेबल चीज में ही डिफरेंट करता है कुछ। ओके, उसका डिफरेंट इनोवेटिव आइडिया को ऐड करके वो कुछ डिफरेंट उसमें चीजें ऐड करता है, तभी वो बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल और कुछ यूनिक करना है, राइट। द मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है। कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले यही सोचता है मनी तो है नहीं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको बहुत मनी चाहिए तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। एक लिमिटेड मनी से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एवरी बिजनेस डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल टू स्टार्ट। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू हैव और कैन बोरो, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस विद दैट मच मनी। वन यू कैन मेक more money you can put that into your business to make it bigger। जितनी ज्यादा मनी आप पुट करोगे अपने बिजनेस में, उतना ज्यादा बिगर आपको अचीव करना होगा, उतना ज्यादा आपको बिगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा। तो कम मनी से जितना अच्छा आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो उतना ज्यादा आप आगे उसको ग्रो कर सकते हो। आगे चल के आप उसमें मनी लगाओगे, जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका होगा, एक लेवल तक पहुंच चुका होगा, तब उसको आप आगे और ग्रो करो, दैट विल बेस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट एनी 4 रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। 4 रोल बताने हैं एंटरप्रेन्योर के। 2 मार्क का क्वेश्चन, 4 रोल हाफ ऑफ मार्क के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। 4 ही लिख कर आना, 2 मत लिख कर आना। यहाँ पे 4 पूछा है, 4 ही लिख कर आना। फाइन। एनी 4 रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर आर, देखो यहाँ पे समझाने के लिए 7 रोल्स लिखे हुए, कोई भी 4 आपको इजिली याद हो जाएंगे। कोऑर्डिनेटिंग रोल, ऑब्वियस एंटरप्रेन्योर हमेशा कोऑर्डिनेट करके चलता है। एजेंट्स रोल, इनोवेटिव रोल, रिस्क अजम्पशन रोल, इमिटेटिंग रोल, कैपिटल फॉर्मेशन रोल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल। ये सारे रोल कौन प्ले करता है? एक एंटरप्रेन्योर प्ले करता है। उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। इनमें से कोई भी 4 रोल आपको लिखकर आने हैं एग्जाम में। ओके, नाउ ये हो गए आपके पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी पर बेस्ड 5 क्वेश्चन, जिनमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने थे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। अब क्वेश्चन 11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहां पर आपको जो आने वाले 6 क्वेश्चंस मिलेंगे 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 11 से 16 तक जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें से आपको सॉल्व करने होंगे कोई भी 4 क्वेश्चंस, जो कि अगेन 2 मार्क के अकॉर्डिंग होंगे और 20 to 30 वर्ड्स में ही लिखने हैं, जो बेस्ड होंगे वो किस पर? आपके पार्ट बी पर। तो पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर अब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 11 से 16, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कंपलसरी है। समझ में आया? सो स्टेट एनी 2 पर्पसेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट के क्या पर्पस होते हैं, टेम्पलेट को यूज करना क्यों जरूरी होता है, क्या बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है टेम्पलेट। तो आपको 2 पर्पस लिख देने, यहाँ तो 2 ही लिख कर आना, ठीक है। द पर्पज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट इज, सबसे पहला तो टाइम सेव करती है टेम्पलेट्स। ऑब्वियस पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती है, उनको जस्ट यूज कर लो आप अपने डॉक्यूमेंट में। आपको बैकग्राउंड सेट नहीं करना है, आपको फॉन्ट सेट नहीं करना है, आपको हेडिंग वगैरह सब कुछ सेट नहीं करना है, सब कुछ आपको प्री डिफाइंड मिल रहा है। बस आप अपना कंटेंट ऐड करो, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा जब आप सिलेक्टेड टेम्पलेट का यूज कर लोगे। इट इज प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? टेम्पलेट्स प्री डिजाइंड होता है। यू कैन यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स क्विकली विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट फॉर्मेटिंग, राइट। सो मेरी बात समझ में आ गई ना? 2 पर्पस इजीली लिख पाओगे। 12th, mention any 2 operations that can be performed using macros in spreadsheet। स्प्रेडशीट में मैक्रोस का यूज किया जाता है। ओके, यस, स्प्रेडशीट में हम मैक्रोस को क्रिएट करते हैं। तो मैक्रो को परफॉर्म करने के लिए कौन से 2 ऑपरेशन है जिनका आप यूज करते हो? भाई मैक्रोस क्यों यूज किए जाते हैं? सो मैक्रो आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में मैक्रो को डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। पहला, फॉर्मेटिंग सेटिंग टू बी अप्लाइड रिपीटेडली इन स्प्रेडशीट। ओके, दूसरा सॉर्टिंग डेटा, और तीसरा अप्लाइंग एनी मैथमेटिकल फंक्शन और फॉर्मूला। जब आपको कोई मैथमेटिकल फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई करना है तब आप इसका यूज करते हो। डेटा को यदि आपको सॉर्ट करना है आइदर इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तब आप इसका यूज कर सकते हो ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। या फिर किसी स्प्रेडशीट में रिपीटेडली कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है, तो उसके लिए भी हम मैक्रोस का यूज कर लेते हैं। ओके, सो ये हमने प्रैक्टिकली समझा है। इसे फिर से बता रही हूँ, प्रैक्टिकल अवेलेबल है भाई। थ्योरेटिकल तो हम चीजें कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो थ्योरेटिकल चीजों में हम जब अटकते हैं तो हमें प्रैक्टिकल की याद आती है। मतलब कि यदि प्रैक्टिकली आपने जिस चीज को किया है, समझा है, तो आप उसको अपनी ओन लैंग्वेज में भी आंसर के फॉर्म में लिखकर आ सकते हो, है ना। नाउ नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक्स इन स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट में हाइपरलिंक का क्या मतलब होता है? गिव द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स दैट कैन बी यूज्ड इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में 2 डिफरेंट टाइप की हाइपरलिंक्स को कैसे आप ऐड करते हो, कितने टाइप की होती है, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है। हाइपरलिंक की डेफिनेशन आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग लिखनी है और इसके बाद आपको 2 टाइप की जो हाइपरलिंक्स होती है उनके नाम यहाँ पर बताना है, उनका यूज यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो 1-1 मार्क के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को लिखना है। सो आंसर कुछ इस तरीके से आप लिखोगे, हाइपरलिंक कैन बी यूज्ड इन calc to jump to a different location from within a spreadsheet and can lead to other parts of the current file to different file. Obvious. Hyperlink का मतलब क्या हुआ कि किसी एक स्प्रेडशीट को यदि आप किसी दूसरी स्प्रेडशीट के साथ में कनेक्ट करना चाहते हो कि आप किसी एक स्प्रेडशीट पे किसी सेल पे क्लिक करो तो कोई अनदर स्प्रेडशीट पे आप पहुंच जाओ। ठीक है, सो इसके लिए बेसिकली हम हाइपरलिंकिंग करते हैं। राइट, अब ये आप MS एक्सेल में भी कर सकते हो, कैल्क में भी क्रिएट कर सकते हो। सो 2 तरीके से यहाँ पर हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं किसी फाइल में, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। ओके, अब इसका भी प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है। ओके, सो कौन सी 2 टाइप की हाइपरलिंकिंग हो गई, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, और कैसे क्या इसका मतलब होता है वो भी हमने देख लिया ना। 14th क्वेश्चन, लिस्ट न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप इन ओपन ऑफिस बेस। ओपन ऑफिस बेस में आपको लिस्ट करना है, बताना है कि न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप मतलब यहाँ हम सारे नंबर टाइप के डेटा टाइप को इंक्लूड कर लेते हैं जिसमें डेसिमल नंबर सारे आ जाते हैं। सो कौन कौन से हो गए आपके, टाइनी इंट, स्मॉलेस्ट इंटीजर, बिग इंट, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल, बूलियन, ये सभी क्या हो गए, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। तो अल्फा न्यूमेरिक जिसमें नंबर और अल्फाबेट्स दोनों इंक्लूड होते हैं। तो अल्फाबेट्स की बात कर लें तो टेक्स्ट, स्ट्रिंग, ये सारे क्या होते हैं आपके, जिसमें कैरेक्टर्स आ जाते हैं बेसिकली A to Z, और नंबर्स भी आ जाते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, डॉलर, हैश, परसेंटेज, है ना, डैश, ये भी आ जाते हैं, वो आपके अल्फा न्यूमेरिक की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें कैर जिसका साइज फिक्स्ड होता है, वॉरकेर जिसमें आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को रख सकते हो, वॉरकेर इग्नोर केस जिसमें केस को इग्नोर करता है, कैपिटल स्मॉल, और लॉन्ग वर्कर जिसमें आप कैरेक्टर से ज्यादा लेंथ का होता है, जिसमें आप मेमोज वगैरह दे सकते हो। ठीक है, सो होप आपको इनके नाम समझ में आ गए। मतलब डेटा टाइप के कुल मिला के यहाँ पे आपको नाम बताने हैं। जैसे MS एक्सेस में हमने डेटा टाइप सेट किया था ना कॉलम का, कि इस कॉलम में नंबर, कैरेक्टर, डेट, टाइम कैसी वैल्यूज होना है, वैसे यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप और अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप को। ओके, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं, इसको आप सेट कर सकते हो। फाइन। 15th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फिल्टर कीज एंड टॉगल कीज इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। MS विंडोज में फिल्टर की और टॉगल की का क्या मतलब होता है। सो यहाँ पर ध्यान से समझो, डिफरेंट टाइप की कीज को हमने पढ़ा था, इसका प्रैक्टिकल भी हमने देखा था। पार्ट बी का ये क्वेश्चन है, चैप्टर 1 पार्ट बी का, विंडोज वाला, एक्सेसिबिलिटी, जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस भी देखे थे जो फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, है ना, जिनको सुनने में, देखने में, कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी कीज उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड करती हैं, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो फिल्टर की कौन सी कीज होती है, दैट फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रेमर्स। जिनके हाथ कांपते हैं ना की को प्रेस करते टाइम, जिनसे गलती से एक ही की दोबारा प्रेस हो जाती है। ठीक है, सपोज आपको हेलो लिखना है कीबोर्ड से, तो वो पर्सन जिनके हाथ कांपते हैं, जिनसे टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उनके हाथ कांपने की वजह से H की 2 बार प्रेस हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये 2 बार प्रेस हो गया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की मिस्टेक ना हो, इसी को रिमूव करने के लिए फिल्टर कीज का यूज किया जाता है। फिल्टर की मदद से क्या, जब वो एक ही बार प्रेस करेंगे तो एक बार साउंड प्रोड्यूस होगा कि हाँ ये की प्रेस हो चुकी है। ठीक है, सो साउंड से उन्हें समझ में आएगा कि हाँ दे प्रेस दिस कीज। ओके, सो मेरी बात समझ में आ गई, फिल्टर की का क्या मतलब हुआ। नाउ रिपीटेड की स्ट्रोक को इग्नोर करने के लिए बेसिकली फिल्टर की को यूज करते हैं। टॉगल कीज क्या हो गई, टॉगल कीज आपकी नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक होती है। ठीक है, कैप्स लॉक आपने ऑन किया है, कैप्स लॉक आपने ऑफ किया है। यदि आपको पता करना है, जो पर्सन्स होते हैं बेसिकली विजन इम्पेयर्ड होते हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज जिसमें होती है, तो वो टॉगल की को पहचानने के लिए कि कैप्स लॉक ऑन ऑफ हुआ है, तो जब आप कैप्स लॉक की को ऑन करते हो तो एक बीप साउंड प्रोड्यूस होता है, ऑफ करते हो तो एक लो बीप साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ कैप्स लॉक ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है। ठीक है, सो टॉगल की इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन व्हिच इज डिजाइन्ड फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। Okay, when toggle keys is turned on, computer emits sound cues. When the locking keys, caps lock, num lock और scroll lock are raised. समझ में आ गई बात दोनों कीज के बारे में। ऐसे स्टिकी कीज के लिए भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16,
इन विच सिचुएशंस ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल, राइट एनी टू पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट। कौन से सिचुएशन में ऑनलाइन शॉपिंग यूजफुल होती है, दो पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग कौन नहीं करता है, सभी करते हो, आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको वेबसाइट्स के नाम बताना है और कौन से सिचुएशन में ऑनलाइन शॉपिंग यूजफुल होती है। जब आपको मार्केट नहीं जाना है, आपके पास कम समय है, ठीक है, तो इन दैट केस हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब आपको ट्रैवल नहीं करना है, अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट बचानी, बहुत सारे रीजंस होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, ठीक है। आप टाइम निकल गया मार्केट का, शॉप्स बंद हो गई, तब आप ऑनलाइन शॉपिंग यूज कर सकते हो। सो कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट अ स्टोर, विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेसिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। सो इन टू केसेस हम ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। 24/7 आवर्स कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि टाइम बाउंड आपको शॉपिंग करनी है, ठीक है। आजकल सेफ्टी भी बहुत होती है, सेफ वेबसाइट्स का यूज करना है आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। सो टू पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स आर फ्लिपकार्ट और ईबे। दो वेबसाइट्स का नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आप कोई सी भी वेबसाइट का नाम लिख सकते हो जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। मिंत्रा, मीशो, स्नैपडील, जिसका भी आप यूज करते हो, अमेजॉन वगैरह का, उनका नाम आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। सो फ्लिपकार्ट एंड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फॉर बाइंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ईबे एंड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। ऑब्वियसली इन्हीं के लिए ही यूज किए जाते हैं। दे आर पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जहाँ पे आप किसी का भी नाम मेंशन करके आ सकते हो, नाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले क्या लिखा हुआ है पढ़ लो। आंसर एनी 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस। मतलब अब 17 से जो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं उनमें 5 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जिनमें से 3 आपको सॉल्व करने हैं। तो चॉइस है यहाँ पर। सो सेक्शन बी में कुछ, इसको 3 पार्ट में हम समझ सकते हैं कि सेक्शन बी में आपको कैसे क्वेश्चंस मिले, किस तरीके से आपने क्वेश्चंस देखे यहाँ पर, ठीक है। सो सेक्शन बी में सबसे पहले आपने जो देखा वो क्या देखा कि सबसे पहले आपको आपकी बुक का जो पार्ट बी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उसके 2 मार्क के क्वेश्चंस मिले, ठीक है। कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने 2 मार्क के क्वेश्चंस देखे, राइट। जहां पे चॉइस था, क्या चॉइस था आपको कि 5 में से कोई से भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। यही देखा हमने अभी। सेकंड क्या देखा हमने यहाँ पर अभी प्रीवियस जस्ट कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जो आपकी बुक का पार्ट बी है, जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, MS एक्सेल, MS एक्सिस, डेटाबेस और वेब एप्लीकेशन से 4 यूनिट को हमने कवर किया है। उससे आपको अगेन 2 मार्क के क्वेश्चंस मिले, ठीक है। और इन 2 मार्क के क्वेश्चंस में आपने 11 to 16 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें आपके पास चॉइस थी कि 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। और अब हम देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, मतलब सेक्शन बी में आपको अब जो क्वेश्चंस मिलेंगे क्वेश्चन 17 से, वो अगेन बेस्ड होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स मतलब पार्ट बी पर, जिसमें आपको कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे? आपको 4 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको कुल 6 क्वेश्चन मिलेंगे अगेन, 5 क्वेश्चन मिलेंगे अगेन, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन बी का जो डिवीजन है ना, वो कुछ इस तरीके से है। अब इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो आपकी बुक में पार्ट ए है, जिसमें ICT स्किल, ग्रीन स्किल, सेल्फ डेवलपमेंट स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल, ये जो सारी यूनिट्स हमने पढ़ी है, उनमें से सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स, वो सिर्फ 2 मार्क के 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। सो हमने ये ऑब्जर्व किया, ये एनालाइज किया आज के सैंपल पेपर को देखकर। तो बोर्ड एग्जाम में जो आपका सैंपल पेपर, जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उस क्वेश्चन पेपर में भी ध्यान रखना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन का आंसर जो आप लिखते हो, उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे 2 मार्क्स में टोटल 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे सेक्शन बी में, और उन 5 में से भी 3 ही अटेम्प्ट करना है। सो आपकी बुक में जो पार्ट ए दिया हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है, 2 मार्क के क्वेश्चंस को ही याद करना है, प्रिपेयर करना है, 4 या 5 मार्क के क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन बी का सेकंड थर्ड जो डिवीजन है, इसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, मतलब आपकी बुक के जो पार्ट बी है, आपकी बुक का जो पार्ट बी है, उस पार्ट बी के ही क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं 2 मार्क 4 मार्क्स में। अगेन यहाँ चॉइस है, मतलब आपको 11 क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे और आपको 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें कुछ 2 मार्क के होंगे, कुछ 4 मार्क्स के होंगे। सो ये डिवीजन आपको अच्छे से क्लियर हो गया जो सेक्शन बी में दिया हुआ है। सेक्शन बी को टोटल इन्होंने यहाँ पे 3 सेक्शंस में, मतलब एक सेक्शन को 3, सेक्शन बी को भी यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो 17th क्वेश्चन अब देख ले 4 मार्क के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पार्ट बी आपकी बुक से। अंशिता इज प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट
notes for her term exam, help her to write short note on the following. अंशिता जो कि प्रिपेयर कर रही है स्प्रेडशीट के नोट्स को, मतलब कि स्प्रेडशीट वाला जो यूनिट है आपका पार्ट बी में, जिसमें हमने एमएस एक्सेल को पढ़ा था, है ना, अपनी टर्म एग्जाम के लिए उसको नोट्स प्रिपेयर करना है. हेल्प हर टू राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. अब उस नोट्स में उसको शॉर्ट नोट्स लिखना है. तो कौन से टॉपिक पर शॉर्ट नोट लिखना है? फर्स्ट दिया हुआ है सिनारियोज. अब देखो एक्सेल में ये सिनारियो वाला जो टॉपिक है, या फिर आगे आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गोलसिक मिलेगा, सॉल्वर मिलेगा और सब टोटल, ये चारों टॉपिक पर एक एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है प्रैक्टिकल के साथ, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएस एक्सेल के. मैं बता रही हूँ बिजनेस फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टॉपिक्स हैं. समझ में आई मेरी बात? तो इन पर शॉर्ट नोट आपको लिखना है. जनरली ये टिपिकल भी होते हैं, बच्चों की समझ में भी नहीं आते, इसलिए इसको प्रैक्टिकल के साथ जब समझोगे ना तो ये टॉपिक्स 110% क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में हो जाने हैं. अगेन आई एम टेलिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट की, जहाँ पर मैंने इन टॉपिक्स को एक एक सिंगल वीडियो में प्रिपेयर किया है, थ्योरी के साथ, प्रैक्टिकली के साथ समझाया हुआ है. ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ. फाइन. सो सिनारियोज का क्या मतलब हुआ? इस पर शॉर्ट नोट यदि लिखने को आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग. ओके, ये इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछा जा सकता है. सो सिनारियो आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस. किसको टेस्ट करने के लिए होते हैं सिनारियोज? ये जो टूल आपको मिलेगा एमएस एक्सेल में, व्हाट इफ क्वेश्चंस को चेक करने के लिए बनाया गया है. ठीक है, ईच सिनारियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली. हर सिनारियो जो आप क्रिएट करते हो उसको नाम दे सकते हो, एडिट कर सकते हो, सेपरेटली आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो. इट इज एसेंशियली अ सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज फॉर योर कैलकुलेशन. बेसिकली कैलकुलेशंस के लिए कुछ सेट ऑफ सेल्स को हम स्टोर कर लेते हैं, सेव करवा के रख लेते हैं, जिस पर आप सिनारियो सेट करते हो. यू कैन इजीली स्विच बिटवीन दिस सेट्स यूजिंग द नेविगेटर और अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विच कैन बी शोन बिसाइड द चेंजिंग सेल्स. ओके, सो फिर से बता रही हूँ, इसको आप प्रैक्टिकली जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा आप आंसर लिखकर आ सकते हो. नाउ गोलसिक. गोलसिक का क्या मतलब होता है? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट अ रिजल्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यूज. जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं उन पर, उनके रिजल्ट बेस्ड यदि आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो तो वो गोलसिक का काम होता है. दिस ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू. कहाँ मिलता है? टूल मेन्यू में मिलेगा. वी कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट वी वांट. ओके, नाउ सॉल्वर. सॉल्वर इसी का ही इलैबोरेटेड फॉर्म है, गोलसिक का ही. ठीक है, सो इट इज मोर इलैबोरेटेड फॉर्म ऑफ गोलसिक. द डिफरेंस इज दैट सॉल्वर डील्स विद इक्वेशंस विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल. सॉल्वर किसके साथ डील करता है? मल्टीपल अननोन वेरिएबल के साथ में डील करता है. ठीक है, इक्वेशंस के साथ आप यहाँ पे इक्वेशंस पुट कर सकते हो. फाइन. इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स दैट वी डिफाइन. जो सेट ऑफ रूल्स, जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो ना, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज मिनिमाइज रिजल्ट आपको सॉल्वर प्रोवाइड करता है. फाइन. सो सॉल्वर का मतलब नाम से समझ में आ रहा है ना, हर चीज को कैलकुलेट करना, सॉल्व करके आपको शो करना. ठीक है, बट यहाँ पर कुछ सेट ऑफ सेल्स होती है जिनके ऊपर आपकी अप्लाई करते हो. ओके, सब टोटल. सब टोटल का क्या मतलब होता है? इट इज अ फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरी व्हेन यू यूज द फंक्शन विजार्ड इंसर्ट फंक्शन. बिकॉज ऑफ इट्स यूजफुलनेस द फंक्शन हैज अ ग्राफिकल इंटरफेस. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, सब टोटल करने के लिए एक ये फंक्शन होता है. जैसे ऐड सम फंक्शन होते हैं ना, एमएस एक्सेल में हमने फंक्शंस भी यूज किए, इफ फंक्शन, सम फंक्शन. बिल्कुल वैसे यहाँ पे सब टोटल भी एक फंक्शन है जो कि मैथमेटिकल कैटेगरी में आपको मिलता है. बेसिकली इसका ग्राफिकल इंटरफेस हमें यहाँ पे प्रोवाइड होता है. इट टोटल और ऐड डेटा अरेंज्ड इन एरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद लेबल्स फॉर कॉलम्स और रोज. जो डेटा आपका कॉलम्स में या रोज में अरेंज्ड होता है उनको ऐड करने के लिए, बेसिकली एक एरे के फॉर्मेट में ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है. यूजिंग द सबटोटल्स डायलॉग you can select arrays and then choose a statistical function to apply to them. मतलब आपको यहाँ पर एक रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी. चाहे बात करें हम कुछ, सपोज यहाँ पे आपने 10, 20, 30, 40 लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो कॉलम वाइज सिलेक्ट कर लो, या फिर डेटा आप चाहो तो रो वाइज सिलेक्ट कर लो. जैसे भी आप सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर फिर आप एग्रीगेट फंक्शन या स्टैटिस्टिकल फंक्शन का यूज कर पाओगे. स्टैटिस्टिकल फंक्शन क्या हो जाते हैं आप सभी को अच्छे से पता है? मिन, मैक्स, सम, एवरेज, काउंट. These all are the statistical functions. Okay, so for efficiency you can choose up to 3 groups of arrays to which to apply a function. Fine. So समझ में आ गया. शॉर्ट नोट आएगा तो कैसे लिख कर आना है. इन टॉपिक्स को पहले समझना, प्रैक्टिकल देखना तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, और फिर अपनी लैंग्वेज में लिख कर आना आंसर. फाइन. क्वेश्चन नंबर 18. तो ये 17 पहला क्वेश्चन देख लिया, 4 मार्क का. अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तन्मय इज अ क्लास 10th स्टूडेंट. ही हैज लर्नड मेल मर्ज ऑप्शन ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर.
ये सारे क्वेश्चंस आपको अप्रोक्सीमेट एप्लीकेशन बेस्ड ही मिलेंगे, है ना। तन्मय क्लास 10 का स्टूडेंट है, ही हैज लर्नड मेल मर्ज, ऑप्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अब जैसे अभी मैंने बताया एक्सेल का सॉल्वर, सब टोटल, गोल सिक, सिनारियो, ये इंपॉर्टेंट है ना, वैसे मेल मर्ज वर्ड प्रोसेसर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब टूल्स हैं एक्सेल के और मेल मर्ज के एडवांस टूल्स हैं जिनको सीखना कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन यदि आ गया समझ में तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। जब आप एक्सेल में, वर्ड में वर्क करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपके वर्क को एफिशिएंट बनाते हैं, राइट। मेल मर्ज समझाना है, ओके, बट ही इज कंफ्यूज विथ फ्यू टर्म्स यूज टू मर्ज डॉक्यूमेंट। अब मेल मर्ज का मतलब सभी को अच्छे से पता है कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, उसको आप, हो सकता है उसमें आपने कोई लेटर प्रिपेयर किया हुआ है ना, उस मेल को आप मर्ज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मल्टीपल रेसिपिएंट्स तक एक सिंगल डॉक्यूमेंट, सिंगल मेल ट्रांसफर हो जाए, राइट। तो यहाँ पर हम वर्ड का एक मेल मर्ज टूल का यूज करते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया, सपोज उस डॉक्यूमेंट में आपने इन्विटेशन लेटर प्रिपेयर किया है, अब उसे आप अपने मल्टीपल फ्रेंड्स तक शेयर करना चाहते हो, राइट। सो यहाँ पर जिस टूल का आप यूज करोगे वो मेल मर्ज होगा। इसमें आपको एक ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, लेकिन सभी जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनके अकाउंट को, या फिर हम बोले उनका जो एड्रेस है उसको मर्ज कर देना है एक डॉक्यूमेंट के साथ। तो वो क्या होगा, सभी पर्टिकुलर आपके फ्रेंड्स तक पहुंच जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मर्जिंग कैसे की जाती है, बेसिकली उसको यही समझाना है। यहीं पे वो आके कंफ्यूज हो गया, कौन, तन्मय, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ब्रीफली विच विल हेल्प तन्मय बेटर अंडरस्टैंड द मेल मर्ज ऑप्शन, फाइन। जिसमें सबसे पहले मर्ज फील्ड के बारे में आपको बताना है। मर्ज फील्ड का मतलब क्या हुआ, इट इज वेयर यू वांट टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा सोर्स इनटू द मेन डॉक्यूमेंट। देखो, डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट दो चीज होती है यहाँ पर, ठीक है। मेन डॉक्यूमेंट जिसमें आप प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ कंटेंट अपना लिख रहे हो, डेटा सोर्स जहां से आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। मर्ज फील्ड अपीयर वेयर इस सिंबल में, जैसे हम चेवरॉन्स कहते हैं, इस सिंबल के अंदर आपकी मर्ज फील्ड्स आती हैं, जो भी लिखी हुई आएंगी वो यही लिखी हुई आएगी। मतलब डेटा सोर्स, जिन पर्टिकुलर एड्रेस आपको जहाँ पे लिखना है, जिस भी स्टूडेंट का, जिस भी फ्रेंड का आपको शेयर करना है ये डॉक्यूमेंट, तो आप उनका एड्रेस, उनका नाम वगैरह इस पर्टिकुलर फील्ड में लिख सकते हो, जिसके साथ बेसिकली मर्ज करना है डॉक्यूमेंट, तो ये मर्ज फील्ड्स कहलाते हैं। बात समझ में आई। सपोज ये आपका लेटर है, ओके, अब इसको आपको आपके 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, तो आपके यहाँ पे जो डेटा सोर्स प्रिपेयर होगा उनमें 5 स्टूडेंट का एड्रेस होगा ना, तो आप इससे इन एड्रेस को क्या करने वाले हो, मर्ज करने वाले हो पर्टिकुलर इस डॉक्यूमेंट के साथ, ओके। नाउ डेटा सोर्स इज अ फाइल दैट कंटेन्स द नेम एंड एड्रेसेस और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट वेरी विद ईच वर्जन ऑफ अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। सो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेल मर्ज में, जैसा मैंने बताया आपको, पहला कि मेन डॉक्यूमेंट जिसमें आप जो भी लेटर प्रिपेयर करते हो वो होता है, दूसरा होता है आपका, ये सपोज आपने कोई लेटर लिखा, और दूसरा होता है आपका डेटा सोर्स। क्या होता है, डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में जिन पर्सन्स तक आपको इस लेटर को शेयर करना है, तो यहाँ पे आपने 5 स्टूडेंट्स के एड्रेस लिख दिए, ठीक है। अब ये जो एड्रेसेस हैं यहाँ पे क्या है, ये सारे नेम और एड्रेसेस हैं। अब ये नेम और एड्रेसेस किस में लिखे जाते हैं, इस सिंबल के अंदर आपको डिफॉल्ट दिखते हैं। हर एक को आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज कर दोगे, ठीक है। मर्ज करने के बाद ये एक डॉक्यूमेंट हर एक नेम एड्रेस तक शेयर हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, फाइन। तो समझ में आ गया क्या लिख कर आना है। नाउ थर्ड इसमें पूछा है मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो मेन डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, इट मे बी फॉर्मल और एन ऑफिशियल डेटा, फाइन। Mention 2 types of data on which mail merge can be applied. Mail merge किस टाइप के डेटा पे अप्लाई किया जाता है, तो 2 types of data on which mail merge can be applied are labels and letters. लेटर्स पे और लेबल्स पे, दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हो मेल मर्ज को, ठीक है। यहाँ पे हम एनवेलप भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं इसके साथ। इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है मेल मर्ज पे, प्रॉपर मैंने प्रैक्टिकल के साथ समझाया स्टूडेंट्स, इसलिए बार बार बोल रही हूँ मैं प्रैक्टिकल का, ताकि आप प्रैक्टिकली हर चीज़ को समझोगे ना, तो ये जो टर्म्स एडवांस जो टूल्स है ये आपको इजिली क्लियर हो पाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल सेल्स। अब 19th क्वेश्चन डेटाबेस वाली यूनिट से है, 18th क्वेश्चन वर्ड प्रोसेसर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाली यूनिट से था, 17th क्वेश्चन स्प्रेडशीट वाली यूनिट से था जिसमें एमएस एक्सेल देखा था, ठीक है। अब डेटाबेस वाला जो चैप्टर है जिसमें हमने एमएस एक्सेस के बारे में पढ़ा था, डेटाबेस के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, उस पर बेस्ड आपको एक टेबल दी हुई है, सेल आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और डिस्काउंट। सेल्स आईडी क्या दिया हुआ है, 1101, प्रोडक्ट नेम लैपटॉप, पेन टैब, डेस्कटॉप प्रिंटर, प्राइस कुछ इस तरीके से 65,000, 29,500, डिस्काउंट 2,500, 1000 एंड सो ऑन। इस तरीके का आपका डेटा यहाँ पे आपको शो हो रहा है, एक टेबल शो हो रही है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो पहला दिया हुआ है, हाउ मेनी फील्ड्स आर एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन सेल्स टेबल। इस सेल्स टेबल में कितने नंबर ऑफ फील्ड्स हैं और रिकॉर्ड्स हैं। तो सबसे पहले ये पता कर लो कि फील्ड्स किसे बोलते हैं, रिकॉर्ड्स किसे बोलते हैं। यदि ये पता है तो इजीली इसका आंसर करके आ सकते हो।
टेबल जिसे हम किस नाम से जानते हैं, टेबल को हम जानते हैं किस नाम से, रिलेशन नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम, रिलेशन नाम से। तो यहाँ पे जो टेबल है वो कौन सी है आपकी, सेल्स टेबल है, तो सेल्स रिलेशन की बात कर रहे हैं। ओके, अब जो यहाँ पे कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे सेल आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और डिस्काउंट, तो ये क्या हो गए आपके, ये कॉलम्स है, और कॉलम्स को हम किस नाम से जानते हैं, फील्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी फील्ड्स, कितनी फील्ड्स है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो कितनी फील्ड्स है यहाँ पर, 4 फील्ड्स हैं, है ना। और रिकॉर्ड्स भी कितने, रिकॉर्ड्स जो ये आपकी रोज होती है ना, इन रोज को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स कहते हैं। कितनी रो है यहाँ पर, 4 रो दिख रही है ना, 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गई आपकी रोज, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। सो आया समझ में, 4 रो और 4 रिकॉर्ड इस टेबल में है। सो कॉलम्स को फील्ड्स कहा जाता है, रोज को रिकॉर्ड्स कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना, फील्ड और रिकॉर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। टेबल के नाम को आप रिलेशन भी कहते हो। ओके, नाउ राइट एसक्यूएल कमांड टू कमांड फॉर द फॉलोइंग। ओके, अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वेरीज आपको दी हुई है, उन पर बेस्ड कमांड लिखनी है। कमांड भी समझिए हमने, एसक्यूएल कमांड, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, प्रैक्टिकल के साथ समझिए भाई। अगेन आई एम टेलिंग, एक डेडिकेटेड वीडियो एसक्यूएल कमांड पर भी बनाया गया है, थ्योरेटिकल अलग, प्रैक्टिकल अलग, दोनों देखना, अच्छे से क्लियर होगा, तो ये कमांड्स आपको इजीली समझ में आ जाएगी। क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले सेल्स आईडी एंड प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज डिस्काउंट इज मोर देन 10,000। क्या बोला है आपको यहाँ पर कि सेल्स आईडी और प्राइस को डिस्प्ले करवाना है, मतलब कौन से 2 कॉलम, सेल्स आईडी और प्राइस, ये 2 कॉलम डिस्प्ले करवाना है। और इन दोनों कॉलम में क्या डिस्प्ले करना है, सभी प्रोडक्ट को जिनका डिस्काउंट 1000 से ज्यादा है, जिनका डिस्काउंट 1000 से ज्यादा है। तो क्या होगा, कुछ यहाँ पर देखो, सेल्स आईडी और प्राइस को आप सिलेक्ट कर लोगे, किस कॉलम को सिलेक्ट करोगे, सेल आईडी और प्राइस, तो इसके पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको कंडीशन लगानी है, क्या कि जहां पर डिस्काउंट 1000 से ज्यादा है, तो हम कंडीशन सिलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज में लगाते हैं। वेयर जहां पर डिस्काउंट वाले कॉलम में वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1000 होगी, तो ये कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे। अब 1000 से ज्यादा वैल्यू आपको यहाँ और यहाँ दिख रही है, तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर और इनका सेल आईडी, ये डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आया, क्या कमांड लिखेंगे, सिलेक्ट सेल आईडी और प्राइस, ये दोनों कॉलम हमने सिलेक्ट कर लिए सिलेक्ट कमांड से, क्योंकि यदि आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। फ्रॉम विच टेबल, सेल्स टेबल, वेयर जहां पे डिस्काउंट क्या है, ग्रेटर देन 1000, दिस इज द कंडीशन। वेयर क्लॉज के साथ हमने कंडीशन में स्पेसिफाई कर दिया। सो होप ये लाइन अच्छे से समझ में आई। ओके, सेकेंड, डिस्प्ले द डिटेल्स। अब डिटेल्स डिस्प्ले करनी है, मतलब पूरी टेबल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अल्फाबेटिकली बाय प्रोडक्ट नेम, जो प्रोडक्ट के नेम है वो अल्फाबेटिकली आपको शो हो। अल्फाबेटिकली मतलब कहीं ना कहीं यहाँ सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, A to Z ऑर्डर में आपको सारे प्रोडक्ट के नाम शो हो जाए, सॉर्ट होकर, और पूरी डिटेल शो हो, क्योंकि डिस्प्ले द डिटेल्स लिखा है। तो सिलेक्ट स्टार का यूज कर लिया फ्रॉम सेल्स टेबल। अब अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने के लिए जिस क्लॉज का यूज करते हैं वो ऑर्डर बाय क्लॉज होता है। सो ऑर्डर बाय के बाद में जिस कॉलम को आपको सॉर्ट करना है, जिस कॉलम की सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है, सो वो कॉलम कौन सा है आपका, प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम को आपने यहाँ पर कॉलम को यूज कर लिया। सो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम है उसमें ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स आपके A to Z ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। मतलब सबसे पहले आपको डेस्कटॉप शो होगा, फिर आपको लैपटॉप शो होगा, फिर आपको प्रिंटर और पेन टाइप शो होंगे, ठीक है। मतलब ये A to Z ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पूरी टेबल आपको डिस्प्ले होगी, सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। ओके, सो ऑर्डर बाय इज यूज्ड फॉर अल्फाबेटिकली सॉर्ट द वैल्यूज, रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड सॉर्ट हो रहे हैं वो A to Z ऑर्डर में सॉर्ट हो रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। बट व्हाट, जब आपको Z2A मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करवानी है, तो ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ आपको यहाँ पे क्या यूज कर लेना है, DESC का यूज कर लेना है डिसेंडिंग सॉर्ट के लिए, ठीक है। ये कंपलसरी है, लेकिन डिफॉल्ट असेंडिंग सॉर्ट होती है, उसके लिए आपको कुछ यूज नहीं करना होता है। फाइन, समझ में आ गया। सी देखो, डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस। सो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि आपको प्रोडक्ट नेम और सेल्स प्राइस दोनों कॉलम को डिस्प्ले करवाना है, कब, आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस। मतलब प्राइस वाले कॉलम में से डिस्काउंट को डिडक्ट करके आपको फिर प्राइस और प्रोडक्ट नेम को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस ऑपरेटर का यूज कर लेंगे, क्योंकि डिडक्शन हो रहा है, किस में से, प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दोगे और फिर जो आंसर बचेगा वो आपको डिस्प्ले करवाना है। तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हमने प्रोडक्ट नेम
और जिस कॉलम को आपको वैल्यूज को माइनस करवाना है उन दोनों कॉलम की वैल्यूज हमने यहाँ इस तरीके से माइनस करके लिख दी, प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस कॉलम की वैल्यू डिस्काउंट कॉलम की वैल्यू माइनस होगी और फिर आपको डिस्प्ले होगी किसके साथ, प्रोडक्ट नेम के साथ, फ्रॉम सेल्स टेबल। ओके, सो समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेरी दे देंगे आपको और यहाँ पे आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी होगी एसक्यूएल स्टेटमेंट के साथ। फाइन, नाउ 28th क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 अच्छे से समझ लिया। Your friend owns a chemist shop. He needs to keep records of the medicines with their IDs, date of purchase, expiry date, price, etc. in the database program. Again database program का क्वेश्चन है DBMS से रिलेटेड। आपका फ्रेंड जो कि एक केमिस्ट शॉप को ऑन करता है, ही नीड्स टू कीप रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब उस शॉप में उसको मेडिसिन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। फाइन, सो मेडिसिन का आईडी है, मेडिसिन का डेट ऑफ परचेस है, एक्सपायरी डेट है, प्राइस है, ये इसे एक डेटाबेस में पूरा डेटा मेंटेन करना है, ठीक है, किसका, मेडिसिन से रिलेटेड। बट ही डज नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द डेटाबेस। अब उसे ही काम करना है लेकिन डेटाबेस के बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है। एक्सप्लेन टू हिम द फॉलोइंग टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डीबीएमएस कॉन्सेप्ट। तो अब उसे डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया है, व्हाट इज डीबीएमएस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सो डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जहां पर आप क्या करते हो, जो भी डेटा होता है उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करवाते हो, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर्ड वे, ऑर्गेनाइज्ड वे क्या होता है, टैब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। टैब्यूलर स्ट्रक्चर जहां पे रो कॉलम के फॉर्मेट में आप डेटा को स्टोर करते हो, जहां से डेटा को एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना ईजी हो जाता है। फाइन, जहां से आप डेटा को डिलीट, इंसर्ट, अपडेट इजीली कर सकते हो। सो अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड use of database. It allow organization to conveniently develop database for various application. अब यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका यूज कर सकते हो आप, जैसे कि MySQL, MS Access, आपके सिलेबस में MS Access पे हमने काम किया, SQL क्वेरीज को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो समझ में आ गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड, नेम एनी टू डेटाबेस प्रोग्राम्स which can be used to create a table and store the data as per the requirement. तो यहाँ पे दो डेटाबेस प्रोग्राम के नाम लिखने हैं, तीन लिखे हुए हैं, कोई से भी दो आप लिखकर आ जाना, ठीक है। MS Access जिस पे आपने वर्क किया, MySQL जैसा भी मैंने बताया, ओपन ऑफिस बेस, ये तीन क्या हो गए आपके डेटाबेसेस के नाम हो गए, इनमें से कोई सा भी दो लिखकर आना है। फाइन, विच फील्ड कैन बी सेट एज प्राइमरी की। प्राइमरी की को आप कौन सा कॉलम को प्राइमरी की सेट करते हो, कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करते हो एज ए प्राइमरी की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइमरी की प्राइमरी की वो कॉलम होता है जो कि टेबल में डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करता है। टेबल में यदि कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है तो उन्हें यूनिक रिकॉर्ड के फॉर्मेट में शो करने के लिए हम यहाँ पे प्राइमरी की का यूज करते हैं। तो प्राइमरी की यहाँ पर वो फील्ड होती है जो क्या होती है, टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो आईडी फील्ड विल बी सुटेबल फॉर प्राइमरी की। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हो सकता है कि दो मेडिसिन उनके नाम सिमिलर हो, तो उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे यूनिकली, नाम सिमिलर है बट यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है यदि आपको दोनों मेडिसिन को एक जैसा, तो जो मेडिसिन का आईडी है हम उससे उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्योंकि आईडी रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो प्राइमरी की से बनाएंगे हम, आईडी वाले कॉलम को बनाएंगे, आईडी वाली फील्ड को बनाएंगे। अब इस फील्ड में भी ध्यान रखना है आपको कि कोई सी भी फील्ड नल वैल्यूज से नहीं असाइन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आईडी वाला कॉलम आपने ब्लैंक छोड़ दिया है। प्राइमरी की हमेशा यूनिक रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करती है और साथ ही नॉन नल वैल्यूज को एक्सेप्ट करती है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। फोर्थ क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, इट इज पॉसिबल टू मेक मोर देन वन फील्ड एज अ प्राइमरी की इन योर टेबल, यस और नो। तो क्या आप एक से ज्यादा प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो किसी टेबल में, मतलब एक से ज्यादा फील्ड को आप प्राइमरी की बना सकते हो, यस और नो। ऑब्वियस यस, हम एक से ज्यादा कॉलम्स को प्राइमरी की बना सकते हैं, है ना। जस्टिफाई योर आंसर। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले लो, आपकी क्लास में सेम नाम से दो स्टूडेंट हैं, ओके सपोज मैंने नाम ले लिया राम शर्मा नाम के दो स्टूडेंट है। फाइन, अब उन दोनों स्टूडेंट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यदि आपको टेबल में उनकी एंट्री करना है तो हम उनका या तो सीरियल नंबर देंगे या उनका रोल नंबर होगा, जिससे वो दोनों स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाएंगे, ठीक है। मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड वाली कंडीशन नहीं बनेगी। क्लियर हो रहा है मेरी बात। तो टेबल में राम शर्मा नाम की दो एंट्रीज को आप यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कैसे उन्हें पहचान पा रहे हो, उनके सीरियल नंबर से, उनके रोल नंबर से, और साथ ही उनके एनरोलमेंट नंबर भी होते हैं। तो रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सीरियल नंबर, ये क्या हो गए, ये आपके प्राइमरी की के फील्ड्स बन गए। आप एक से ज्यादा प्राइमरी की भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो मेरी बात समझ में आ रही है। टेबल में ऐसे कॉलम्स, ऐसी फील्ड्स होती हैं जिन्हें हम एक से ज्यादा प्राइमरी की बना सकते हैं। सो यस, वी कैन मेक मोर देन वन कॉलम एज ए प्राइमरी की इन अ टेबल एंड इट इज नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। जब एक से ज्यादा प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है टेबल में तो उसे हम जिस नाम से जानते हैं, जिस की के नाम से जानते हैं, वो होता है आपका कंपोजिट प्राइमरी की। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब 21 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
Vicky is a student of class 10th. He used to get the work based on internet surfing. Vicky क्लास 10th का स्टूडेंट है जो वर्क करना चाहता है एक्चुअली किसी पर्टिकुलर टॉपिक या प्रोजेक्ट पर जिसके लिए उसको इंटरनेट सर्फिंग की ज़रूरत है, बट ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द इंटरनेट. लेकिन उसको इंटरनेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इंटरनेट पर बेस्ड क्या टर्मिनोलॉजीज हैं उससे रिलेटेड उसे कोई नॉलेज नहीं है. बीइंग अ फ्रेंड ऑफ विकी हेल्प इन फाइंडिंग द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विकी के फ्रेंड होने के नाते आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि इंटरनेट टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड है. फाइन. सो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है जो बेस्ड है आपके पार्ट बी का 4th यूनिट है वेब एप्लीकेशंस वाला उस पर. ठीक है. सो अभी आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें ध्यान से देखा आपने कि क्वेश्चन नंबर 17 MS एक्सेल पर बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 18 वर्ड प्रोसेसर पर बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो 2 क्वेश्चंस थे वो आपके बेस्ड थे डेटाबेस वाली यूनिट पर. ठीक है. तो पार्ट बी से 4 मार्क के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें आपका 17, 18 MS एक्सेल और वर्ड प्रोसेसर वाली यूनिट पर बेस्ड है. 4-4 मार्क के क्वेश्चन एक बनेंगे दोनों यूनिट से. डेटाबेस वाली यूनिट से 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब 8 मार्क के 2 लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे. ये हमने ऑब्जर्व किया. तो ध्यान रखना, डेटाबेस वाली यूनिट से 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वहां से लॉन्ग आंसर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. और 21st क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया है आपसे लास्ट यूनिट से, वेब एप्लीकेशंस वाली यूनिट से. तो इंटरनेट क्या होता है बेसिकली वही आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है. अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता था, डिफाइन इंटरनेट या इंटरनेट बेस्ड जो टर्मिनोलॉजीज है उन पर ये क्वेश्चन बनता है. फाइन. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम ISP के नाम से जानते हैं इन शॉर्ट, वो सारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जिनकी मदद से आप ईमेल, ऑनलाइन शॉपिंग, सारी वेबसाइट्स को आप एक्सेस कर पाते हो ना सर्वर से, वो किसकी मदद से कर पाते हो? सो यहाँ पर जिसकी मदद से आप इंटरनेट का यूज कर पा रहे हो वो कंपनीज जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है बेसिकली वो ISP कहलाती है. जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अ कंपनी दैट यू प्रोवाइड्स यू विद एन इंटरनेट कनेक्शन एंड सर्विसेज सच एज ईमेल एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल BSNL, Jio, एयरटेल, ये सब क्या हो गए, ये आपकी सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं. फाइन. एक्सपैंड दी फॉलोइंग टर्म्स. अब कुछ टर्म्स है इंटरनेट से रिलेटेड, उनके फुल फॉर्म आपको यहाँ लिखने हैं. जैसे WAP, ये क्या होता है आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जहां से आप वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस कर पाते हैं. जैसे ब्लूटूथ, आपका वाईफाई हो गया, ये सब वायरलेस कनेक्शंस होते हैं इंटरनेट के. ठीक है. W3 मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम www की बात कर रहे हैं जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पर बेसिकली सारे वेब डॉक्यूमेंट्स बल्क में स्टोर होते हैं, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्सचुअल फॉर्मेट में जो आप इंटरनेट से डेटा को एक्सेस करते हो वो सब यहीं स्टोर होता है. ठीक है. नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग. अब नेटवर्किंग के क्या 2 एडवांटेज है, क्यों हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज कि यहाँ पे आप हार्डवेयर को शेयर कर सकते हो, डेटा फाइल्स को शेयर कर सकते हो. ठीक है. मल्टीपल सिस्टम्स जब नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर के लिए प्रिंटर, स्कैनर खरीदने की जरूरत नहीं है. आप एक प्रिंटर, एक स्कैनर को मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हो. सो हार्डवेयर शेयरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल होता है, नेटवर्किंग का बेस्ट एडवांटेज होता है. हार्डवेयर कॉम्पोनेंट सच एज प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी शेयर्ड. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ परचेसिंग 10 printers for each user, 1 printer can be purchased or shared among multiple users, thus saving cost, जिससे आपकी कॉस्ट बच जाती है. देखा होगा आपने जनरली कैफेज में या आपके स्कूल वगैरह में लैब होती है तो वहाँ पे एक प्रिंटर, स्कैनर ये सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है ना. सेकेंड, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग. अब इंटरनेट को भी आप शेयर कर सकते हो. ठीक है. नेटवर्किंग में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो वहां पे आप उन नेटवर्क में अपने मोबाइल फोन को, लैपटॉप को, पीसी को भी कनेक्ट कर सकते हो और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो. तो खुद इंटरनेट की एक्सेसिंग भी आप ले सकते हो, इसे भी शेयर कर सकते हो. यू कैन परचेज अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एंड शेयर इट अमंग द अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इंस्टेड ऑफ परचेसिंग मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन फॉर ईच कंप्यूटर. Right. So this is very commonly found in internet cafe, browsing centers, school, colleges, companies, etc. यहाँ हम सभी ने देखा है ये सारी चीज. सो नेटवर्क का बेसिक 2 एडवांटेज हो गए कि आप हार्डवेयर, फाइल, फोल्डर, सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हो, साथ ही आप इंटरनेट एक्सेस को भी शेयर कर सकते हो. 4th क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, व्हाट इज ब्लॉग, नेम एनी 2 ऑनलाइन ब्लॉग्स. अब ब्लॉग क्या होते हैं? ब्लॉग बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर डिस्कशन करना, चैटिंग करना. ठीक है.
मतलब यहाँ पर ब्लॉग के फॉर्मेट में आप कुछ पोस्ट करते हो और उस पर मल्टीपल पर्सन्स कमेंट्स करते हैं, ठीक है, मतलब इंटरेस्टेड पीपल जो होते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं. सो अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस. आप अपने खुद के वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो. ब्लॉग क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे वेब वर्डप्रेस है, क्यूमाना है जिस पर हमने प्रैक्टिकल देखा है. ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लॉग्स आप लिख सकते हो. ब्लॉग भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, देखो टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोला है, मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं ब्लॉग्स भी. पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स होते हैं. ओके, सो ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी. जैसे आप अपनी नॉर्मल डायरी लिखते हो, होता है किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट होगा डायरी लिखने में, जो दिन भर में उनके साथ हुआ है वो पर्टिकुलर डायरी में लिखते चलते हैं. वही डायरी यदि आप ऑनलाइन क्रिएट करते हो तो बिल्कुल उसी तरीके से हम उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ब्लॉग्स कह देते हैं. कि आप दिन भर में जो भी आपके साथ हुआ है, यदि उनमें से कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप ऑनलाइन करना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो, देन यू यूज द ब्लॉग्स. ओके, इट्स सिंपल टू यूज. जैसे आप डायरी लिखते हो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आपको लिखना होता है. द एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन ब्लॉग इज दैट इट कैन बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड लेटर पब्लिश द कंटेंट व्हेन एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल. ऑफलाइन ब्लॉग आप क्रिएट कर सकते हो, तो इसका क्या एडवांटेज हो गया, तो यहाँ पर ऑफलाइन ब्लॉग का एडवांटेज ये होता है कि आप आराम से ब्लॉग क्रिएट करो जब आपको टाइम हो. जैसे ही आपके पास इंटरनेट कनेक्शन आता है तब आप उस ब्लॉग को पब्लिश कर सकते हो, ठीक है. सो इसके लिए आपको ब्लॉग क्रिएट करने के लिए ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं होती है, राइट. अब यहाँ पे दो ब्लॉग्स के, ऑनलाइन ब्लॉग्स के एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं, जैसे कि मैंने बता दी, वर्डप्रेस वगैरह आप वेबसाइट्स के नाम लिख सकते हो. फाइन. अब क्वेश्चन नंबर 21 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन. लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए भी दिया हुआ है. सो दोज स्टूडेंट्स विजुअली जो इंपेयर्ड हैं उनके लिए ये क्वेश्चन रहेगा. क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन दी फॉलोइंग. ओके, अभी प्रीवियस क्वेश्चन 21 तक हमने देखा कि 4 मार्क के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं. उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन ही 3 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करके आने हैं. 5 क्वेश्चन जो देखे हमने 17, 18, 19, 20, 21, इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं. यहाँ पे भी आपको चॉइस मिली है. अब ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट का 21st क्वेश्चन डिफाइन दी फॉलोइंग वाला, जिसमें फर्स्ट आपको डिफाइन करना है सॉर्टिंग. तो ये अगेन बेस्ड है डेटाबेस पर. सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग मतलब अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. जब आप रिकॉर्ड्स को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो, मतलब A to Z और Z to A, या फिर हम बात कर ले 1 to 10, 10 मतलब कुछ भी इन्फिनिटी हो सकता है, या 10 to 1, इस डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में जब आप रिकॉर्ड्स को अरेंज करते हो तो इसे हम बेसिकली सॉर्टिंग कहते हैं. डेटाबेस में, DBMS में सॉर्टिंग के लिए जिसका यूज किया जाता है वो क्लॉज होता है ऑर्डर बाय क्लॉज. या फिर इसे आप ग्राफिकली परफॉर्म करना चाहते हो तो वहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन भी होता है जिसकी मदद से आप सॉर्टिंग कर सकते हो. तो सॉर्टिंग डेटा, सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा इन आइदर असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सेलेक्ट द कॉलम्स एंड देन क्लिक ऑन सॉर्ट बटन, द डेटा विल बी डिस्प्लेड इन अकॉर्डिंगली. मतलब ग्राफिकली यदि आपको सेट करना है तो आपको कॉलम सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू को सॉर्ट करना है, फिर वहाँ पे एक सॉर्ट बटन होता है, उस पर क्लिक कर लो. यदि क्वेरीज की मदद से करना चाहते हो तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है, जो प्रीवियसली क्वेश्चंस में हमने देखा. फाइन. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब यहाँ पर हम टेबल में कीज को क्रिएट कर लेते हैं, फॉरेन की, प्राइमरी की, जिनके थ्रू आप डेटा को रेफरेंस कर सकते हो, कॉलम्स को, टेबल्स को रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है. सो इट इज यूज्ड टू मेंटेन द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा एंड रिलेशनशिप. डेटा को एक्यूरेट और कंसिस्टेंट बनाने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर यूज करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का. इन बेस डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट. यहाँ पर एक से ज्यादा टेबल में जब आप डेटा को लिंक करना चाहते हो, मतलब 2 टेबल का डेटा आपस में लिंक हो जाए, तो उसी के लिए हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज करते हैं, जिसमें हम प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्टेंट का यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, ये सब हमने समझा है डिटेल में. जब कीज वाला जो मेरा वीडियो है वो ध्यान से देखना, उसमें मैंने 5 कीज को बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है. प्राइमरी की किसी एक टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होती है. फॉरेन की क्या होती है, किसी और टेबल को जब आप कनेक्ट करना चाहते हो तो हम उस टेबल में फॉरेन की क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी की के अदर देन की होती है. सो एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल, ठीक है. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड, ये अवॉइड करने में हेल्प करती है, ठीक है. चेंजिंग वैल्यूज इन प्राइमरी की इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल. Deleting records from a primary key table if there are any matching related records available in the associated table. Fine, समझ में आ गया. Next, many to many relationship. अब many to many relationship क्या हुआ, जब टेबल में रिकॉर्ड्स रिलेटेड होते हैं, किसी एक टेबल के दूसरी टेबल के साथ कैसे रिकॉर्ड्स रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे 4 टाइप के रिलेशनशिप देखी थी हमने. 1 to many, many to many, many to one, राइट. इस तरीके से हमने 4 टाइप की रिलेशनशिप देखी थी, जिसमें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. इन दिस रिलेशनशिप नॉट अ टेबल हैज द प्राइमरी की कॉलम,
इट सिग्निफाइज दैट ऑल द कॉलम्स ऑफ अ प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ एसोसिएटेड टेबल। मतलब यहाँ पे जिन दो टेबल के बीच में आप रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवाने चाह रहे हो, वो उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स दूसरे टेबल के सारे रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर बात करें, क्या बात कर सकते हैं कि स्टूडेंट है, ठीक है, तो एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं और उनके मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है। आप यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऐसे सारे स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट टेबल हो गई, एक स्टूडेंट टेबल हो गई। यदि यहाँ पे देखा जाए तो सारे रिकॉर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप फॉर्म होगी। सो एग्जाम्पल से समझ में आ गया ना, क्या समझाया मैंने। इसी तरीके से एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल ले लो, तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल में हर एक एम्प्लॉय हर एक डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है ना। सपोज कोई एम्प्लॉय है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी बिलोंग करेगा क्योंकि वहां से उसकी सैलरी बनती है। सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है तो सेल्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा, राइट। तो मेरी बात समझ में आ गई कि क्या होता है यहाँ पे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप हमने यहाँ पर देखी थी। अब जरूरी नहीं है कि मेनी टू मेनी यहाँ पूछी तो यही आएगी एग्जाम में। 1 to 1, मेनी टू 1, 1 to मेनी, कोई सी भी पूछी जा सकती है। फाइन। नाउ फॉरेन की, फोर्थ क्वेश्चन। अब फॉरेन की क्या हो गया, ये फॉरेन की आइडेंटिफाई करता है किसी भी कॉलम को और सेट ऑफ कॉलम्स को किसी एक टेबल के, दैट रिफर्स टू अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर टेबल। समझ में आया। The one side of relation is always the parent and the provides that primary key attribute of the copied. The many side of relationship is always the child into which the foreign key attributes are copied. मतलब कुछ इस तरीके से, सपोज ये एक टेबल है, ठीक है, ये कौन सा टेबल ले लिया हमने, स्टूडेंट टेबल ले ली। अब स्टूडेंट टेबल में यहाँ पर रोल नंबर वाला कॉलम जो है, इसे हमने बना दिया प्राइमरी की। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, उसकी क्लास एंड ऑल सारी चीजें डिटेल है, फर्दर डिटेल्स आ गई, ठीक है, समझ में आया। अब एक और टेबल मैंने बनाई जहां पे मैंने लिया फीस टेबल, ठीक है। तो अब फीस टेबल में किस स्टूडेंट की फीस की हम बात कर रहे हैं, तो रोल नंबर, क्लास और फीस, ये पर्टिकुलर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो रोल नंबर वाला जो कॉलम था यहाँ पे, जो प्राइमरी की बना हुआ था, इसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस रोल नंबर वाले कॉलम के अकॉर्डिंग हमने दोनों टेबल को कनेक्ट किया हुआ है। तो रोल नंबर वाला कॉलम यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्राइमरी की नहीं बनेगा, यहाँ पर इस कॉलम को हम एक्सेस करेंगे उसकी फॉरेन की के अकॉर्डिंग। तो जब दो टेबल को कनेक्ट किया जाता है, रिलेशनशिप इसमें एग्जिस्ट करवाई जाती है, तो कौन से कंस्ट्रेंट को यहाँ यूज किया जाता है, प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट को। फॉरेन की क्यों कहा गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो कॉलम है यहां से हमने डिराइव किया हुआ है इस दूसरे टेबल में, दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोल रहे हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो ये कॉलम, रोल नंबर वाला सेम कॉलम स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की है, लेकिन फीस टेबल का कौन सा की बन जाएगा, फॉरेन की, क्योंकि स्टूडेंट टेबल से लाया गया है यहाँ पर। फाइन, समझ में आ गया। तो फॉरेन की क्या हुआ, जो लिखा हुआ है वो अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, सो यहाँ पे फिनिश हुआ आपका सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने ऑफिशियली आपके लिए बनाया गया है, जिसके थ्रू आपको पता चल गया अब कि जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है उसमें कितने सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस अरेंज्ड होंगे। बेसिकली आपकी बुक डिवाइडेड है 2 पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों से किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने मार्क्स के बन रहे हैं, वो हमने इस पेपर से अच्छे से समझा है। फाइन, सो होप आपको आज का सैंपल पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया और आपको पता चल गया कि आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा होने वाला है। बहुत मदद मिलेगी आपको इस पेपर से अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। सो मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको K12 बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है। लाइक यदि हम बात कर लें NTSC, ओलंपियाड, CVT, स्पोकन इंग्लिश, CBSE, यूपी, बिहार बोर्ड, सो आप सभी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस आपको मिलना है, ना सिर्फ YouTube पे बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, और आप YouTube से या फिर प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप 100% फ्री सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा चैनल को एक्सेस कर सकते हो, वहां से आप लेटेस्ट अपडेट ले सकते हो। इन सारे सैंपल पेपर्स, एमसीक्यू, बुकलेट से रिलेटेड बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे गूगल फॉर्म दिखेगा, आप उस फॉर्म को फिल कर देना। जैसे फिल करोगे, जिस भी सब्जेक्ट से रिक्वायर्ड आपको बुक्स चाहिए, सो टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक्स, ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट सैंपल पेपर्स में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू।